आवाज आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही है सर। पार्टिसिपेंट कल कितने हैं? थर्टी एट पार्टिसिपेंट शुड वी स्टार्ट? Yes, sir. Start, sir. Okay. आवाज आ रहा है सब लोग को? Clear जी आवाज आ सर, रहा आ है. रही है सभी को। ओके, गुड मॉर्निंग। नमस्ते सर। गुड नमस्कार सर. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। परिचय दे दूं आपको? गुड मॉर्निंग सर। मैंने ये स्क्रीन शेयर करके आपको बता दूं नाम और डेजिग्नेशन और ये सब जो है। ओके, तो आई एम आर.एस. केशवानी, posted presently as Deputy CC Network and Switching। आवाज थोड़ी जोर नहीं हो सकती? हाँ, आवाज जोर से हो जाएगी। शुरू में जो है जोर में हो जाएगी, डोंट वरी। जैसे जैसे टॉपिक्स आएंगे ना, सब अपना बराबर आपको सुनने को मिलेगा ना, कोई इश्यू नहीं रहेगा आवाज का, स्क्रीन का, है ना। ये आपको सही में मीन्स उसको बराबर जस्टिस मिलेगा ये 2 आवर्स में, ठीक है। टॉपिक्स को जो है, अच्छा, मेरे को जो कवर करने का है वो है डेटा कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ आईटी, फेमिलियरिटी विद पीसी स्पेसिफिकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स एंड व्हेन नेटवर्किंग इंटरनेट एंड आईपी नेटवर्क। ओके, आवाज आ रहा है बराबर अभी? जी सर, बराबर आ रहा है। अच्छा, बहुत स्लो है। आवाज कम है? यस सर। ओके ओके, आवाज बढ़ा दूं। अभी बराबर है? ठीक है सर, ठीक है। अच्छे। अभी ठीक है, ओके ठीक है। तो हम लोग शुरू करेंगे डेटा नेटवर्क्स। अच्छा, आप जो है अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स में कर सकते हो, है ना। मैं चैट बॉक्स ओपन कर लेता हूँ। चैट बॉक्स, लेकिन शेयरिंग बंद होगा तभी आएगा, ऐसे शेयरिंग के टाइम पे चैट बॉक्स नहीं आता। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो जो है माइक अनम्यूट करके बीच में पूछ सकते हो, क्योंकि चैट इसमें शेयरिंग के टाइम पे चैट विजिबल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे डेटा नेटवर्क से। अच्छा, डेटा नेटवर्क्स का क्या मतलब है? दूसरे कौन से नेटवर्क से? हेलो, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन नेटवर्क, हाँ
करेक्ट, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोटोकॉल मेंटेन करेंगे। मैं अगर क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर किसी भी एक ने अगर रिप्लाई दिया तो मैं उसको आगे टॉपिक पे लेके जाऊंगा, नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट डिस्कशन पे, ठीक है। उस तरह से प्रोटोकॉल मेंटेन करेंगे। तो डेटा नेटवर्क के अलावा जो है कम्युनिकेशन नेटवर्क। नाउ डिफरेंस क्या है डेटा नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क में? कोई बता पाएगा डेटा नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क में क्या डिफरेंस? अच्छा, कम्युनिकेशन नेटवर्क में बता देता हूँ। कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो ओरिजिनली कम्युनिकेशन नेटवर्क ही हुआ करते थे, जिसमें जो है एनालॉग सिग्नल को मॉड्यूलेट करके और उसको हाई फ्रिक्वेंसी पे या तो कोएक्सियल या माइक्रोवेव पे भेजा जाता था। अभी जो है, अभी वो मोड चेंज हो गया है, उसको जो है इसमें कन्वर्ट करके, डेटा में कन्वर्ट करके उसको दिया जाता है। अच्छा, डेटा नेटवर्क्स के फिर टाइप बताएंगे, कौन कौन से टाइप है डेटा नेटवर्क्स में, कौन से टाइप्स है? अच्छा, इंटरेक्टिव रखे या ऐसे ही बताते जाएं सीधा, इस तरह से रखने का है? सर आप बताते जाइए, जहाँ डाउट आएगा हम लोग पूछ लेंगे सर। ठीक है, वैसे वैसे करते हैं। तो मैं फिर वो स्टार्ट करता हूँ। फिर जो ये प्रेजेंटेशन जो ये किया है ना, उसको मैं फिर उसके हिसाब से शुरू करता हूँ, ठीक है। तो उससे क्या है, आपको ओके सर। कवर भी हो जाएगा, है ना। और डाउट आप कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है? तो देखिए, यहाँ से शुरू करेंगे। डेटा नेटवर्क फॉर इंडियन रेलवेज, RCIL MPLS. Now what is MPLS? MPLS is multi protocol label switching. मैं आपका अटेंशन ड्रॉ करने के लिए इधर सर्कल आएगा, तो उधर जरा देख लीजिएगा। अच्छा, ये MPLS है, ये लोग ये बताया हुआ है इधर, थोड़ा उसका डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश की हुई है, लेकिन ये जैसे शिप फोन्स है, शिप गेटवेज, क्लाइंट, फायरवॉल, स्विचेस, उसके अलावा बहुत सारे कंपोनेंट्स है। सब्सिक्वेंटली वो नीचे कवर हो जाएंगे। ये जो अभी जो फॉलो कर रहे हो, वो इरीसेट सिकंदराबाद के नोट्स है TA-T3, ठीक है। अभी ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क्स, डेटा नेटवर्क्स में क्या क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, स्टोरेज, इंटरनेट ओवरले, ये सब बाद में करेंगे। पहले लोकल एरिया नेटवर्क पे कंसंट्रेट करेंगे। पहले LAN लोकल एरिया नेटवर्क जो है, राउटर का जो लैन पोर्ट है उसके बाद जो भी नेटवर्क है उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, और राउटर से आगे अपलिंक साइड में जो भी नेटवर्क है उसको वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी रेलनेट का अगर देखा जाए, तो रेलनेट का जो लैन पोर्ट है, जिससे कि पूरी डिवीजन ऑफिस है या डिवीजन को जो डेटा मिलता है, वो पूरा लोकल एरिया नेटवर्क में आएगा। और राउटर, रेलनेट राउटर का जो वैन पोर्ट है जो कि MPLS से कनेक्टेड है, उसको वो MPLS का नेटवर्क को पूरा वैन नेटवर्क कहा जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो अभी कौन संभालता है? रेलवे में जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो पूरा MPLS नेटवर्क है, रेलटेल संभालता है। और लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो है रेलवे खुद संभालती है, जिसको लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी बोला जाता है, ठीक है। और वाइड एरिया नेटवर्क MPLS जो है पूरी रेलटेल की जिम्मेदारी है। स्टोरेज एरिया नेटवर्क जो है प्योरली वो स्टोरेज और डेटा सेंटर के लिए है, जो कि रेलवे के पार्ट में नहीं है। स्टोरेज एरिया नेटवर्क भी MPLS के पार्ट में, उनके जो है दो डेटा सेंटर्स है, एक दिल्ली में है और एक है सिकंदराबाद में। रेलवे जरूर जो है छोटे छोटे जो है मॉड्यूल्स परचेज करती है, नेटवर्क अटैच स्टोरेज और नेटवर्क एसोसिएटेड स्टोरेज, ऐसे करके जो है थोड़े थोड़े या इंडिविजुअल या पर्सनलाइज जो है मॉड्यूल्स परचेज करती है डेटा स्टोरेज के लिए। लेकिन एज अ पॉलिसी मैटर जो है डेटा स्टोरेज और जो क्लाउड का जो है डेटा सेंटर जो है वो उसकी जिम्मेदारी दी गई है रेलटेल को, ठीक है। हाँ, बताइए। सर ये वॉइस थोड़ा लो आ रहा है, क्लियर तो है सर लेकिन थोड़ा लो आ रहा है सर। वही स्लो आ रहा है। हाँ बट क्लियर है लेकिन लो है थोड़ा। अभी आ रहा है? अच्छा, एक सेकंड।
अभी अभी बराबर है? सर आवाज बराबर ठीक है ठीक है अभी सर ठीक है setting थोड़ा अभी अभी ठीक है ना? जी ओके सर। सर ठीक है, अभी दोबारा शेयरिंग शुरू कर। अच्छा, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, अभी आवाज बराबर आ रहा होगा होपफुली। राइट हाँ सर सर। अभी सही है सर। ओके ओके, आपका भी बराबर आ रहा है ना? स्टोरेज एरिया नेटवर्क है उसके बारे में हम लोग ज़्यादा सीखेंगे नहीं, क्योंकि अच्छा स्टोरेज एरिया नेटवर्क में जो है वो सभी तरह के डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो उसका आर्किटेक्चर में हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो रेलवे के पार्ट में नहीं है फिलहाल। इंटरनेट, अच्छा इसमें दो टर्म्स है, इंटरनेट एंड इंट्रानेट। इंट्रानेट का मतलब क्या है? इंट्रानेट का मतलब है जो रेलनेट है या कॉर्पोरेट इंटरनेट, जो रेलनेट है वो उसको कहते हैं इंट्रानेट। रेलनेट उसका जो है नेम बाय द एप्लीकेशन, या रेलवे में यूज होने वाला इंटरनेट को रेलनेट कहा जाता है। और इंटरनेट जो है इन जनरल पूरी जो वर्ल्ड में जो कनेक्टिविटी वाले नेटवर्क है उसको इंटरनेट। इंटरनेट का जस्ट थोड़ा ऐसे इधर पढ़ लेंगे। इंटरनेट इज कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स, है ना, डाइवर्स एंड हेटेरोजेनस नेटवर्क्स है उसमें, और इंफॉर्मेशन हाईवे भी कहते हैं और साइबर स्पेस भी कहते हैं। अच्छा, प्रोटोकॉल उसमें जो यूज होता है, इंटरनेट जो है वो नेटवर्क है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए जो प्रोटोकॉल या जो उसको हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल कहा जाता है, और वो जो है वर्ल्ड वाइड वेब www के थ्रू उसको एक्सेस किया जाता है। जब भी आप इंटरनेट एक्सेस करते हो तो पहले लिखते हैं www डॉट, वो जो है उसका URL या साइट का नाम, और वो जो डोमेन में होस्टेड है, जैसे .com में हो सकता है, .org में हो सकता है, .net में हो सकता है, इस तरह से। ठीक है, उसकी फैसिलिटी में जो है शेयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इंटरनेट में बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल है। एक उसमें इधर मेंशन किया हुआ है शेयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स थ्रू FTP या अलग अलग जो है एप्लीकेशन के थ्रू, जैसे व्हाट्सएप है या फिर ईमेल है। ठीक है, रेलवेज के भी एप्लीकेशंस है जो कि इंटरनेट पे चल रही है, ई ऑफिस है, इनके पोर्टल्स है, RPF के पोर्टल्स है, मैकेनिकल के पोर्टल्स है, फॉइस के पोर्टल्स है, जो कि इंटरनेट पे होस्टेड है और अवेलेबल है रेलनेट के थ्रू भी। ठीक है, www जो है वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो इंटरनेट की एक जो है एप्लीकेशन है। दूसरी एप्लीकेशन होती है उसकी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल रहती है, उसकी जो है वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन एक अलग से होती है, जिसके थ्रू अभी नेटफ्लिक्स है, अमेजोन प्राइम है, वो भी उनकी अलग तरीके की एप्लीकेशन है। OTT बोलते हैं, OTT इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट। अच्छा, जो प्रोटोकॉल जो यूज़ किया जाता है इंटरनेट का वो है TCP/IP। नाउ व्हाट इज TCP/IP? फुल फॉर्म क्या रहेगा? TCP/IP is ट्रांसफर कंट्रोल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। अच्छा, आर्किटेक्चर जो रहेगा वो क्लाइंट सर्वर से, लेकिन क्लाइंट सर्वर जो है वो अभी जो है पीयर टू पीयर भी हो गया है। पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर में आपको बता दूंगा। क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, शुरू में जो हुए करते थे वो डेटा और सर्विसेज जो है वो सिर्फ सर्वर से प्रोवाइड करते थे। अभी क्या हो गया है, अभी हर एक डिवाइस जो है वो क्लाइंट भी बन जाता है और दूसरे मोमेंट पे वो सर्वर भी बन जाता है। फॉर एग्जांपल व्हाट्सअप, व्हाट्सअप देखिए, व्हाट्सअप में जो है जो बंदा भेजता है वो सर्वर बन गया और जो रिसीव करता है वो क्लाइंट बन गया। तो भेजने वाले को भी जो है उतना ही उसका प्रोविजंस होना चाहिए, कैपेबिलिटी जो है नेटवर्क कैपेबिलिटी होनी चाहिए जो कि रिसीवर को, और उसको वो मॉडल को जो कहा जाता है वो है पीयर टू पीयर। और ओरिजिनल जो मॉडल था उसमें क्लाइंट सर्वर था, जिसमें कि सर्वर साइड में कैपेबिलिटी बहुत ही रखी जाती थी। अभी भी वैसा है, लेकिन वो क्लाउड में आ चुका है, सर्वर्स पूरे क्लाउड में आ चुके हैं। क्लाउड जो है वो पूरा जो है डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर कहा जा सकता है उसको। क्लाउड के जरिए ये लोग जो है, जो अमेजोन, फेसबुक, गूगल और ये सब जो है वो पूरी दुनिया में कहीं पर भी मीन्स उनका प्रेजेंस है, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस कहा जाता है, पॉप उनके अवेलेबल है और वहाँ पे उनका डेटा अवेलेबल है। जैसे अगर इंडिया से कोई अगर गूगल सर्च करता है तो पहले जो क्लाइंट सर्वर मॉडल में जो डेटा जाता था वो US में जाता था, आज से 15 से 20 साल पहले। अभी लेकिन क्योंकि क्लाउड जो है 2004 के बाद क्लाउड आना शुरू हुआ, अभी उसको 17 साल हो चुके हैं और क्लाउड जो है पूरा फैल चुका है इनके कंपनी से। तो क्लाउड जो है इंडिया में ही उसको जो है एक्सेस डेटा दे देगा, उसको US में जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वो डेटा जरूर इधर रेप्लिकेट हो जाएगा इंडिया के डेटा सेंटर्स में,
तो अच्छा उसका एडवांटेज क्या है उस तरह के मॉडल का, क्लाउड का क्या एडवांटेज रहेगा बता सकते हैं? क्लाइंट सर्वर के कंपेयर में क्लाउड का एडवांटेज कोई एक एडवांटेज बता पाएंगे? मैं बता देता हूँ उसका जो मेन एडवांटेज है उसका जो है लेटेंसी। लेटेंसी जो है टाइम टेकन फ्रॉम द रिक्वेस्ट एंड उसका जो है जो एक्चुअली उसको पैकेट मिलता है, सपोज पैकेट भेजा जाता है वो सपोज टी मिली सेकंड या टी माइक्रो सेकंड पे है और उसको जो है 1 मिली सेकंड के अंदर अगर पैकेट मिल गया तो उसको लेटेंसी बताया जाता है 1 मिली सेकंड। लेटेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है रियल टाइम एप्लीकेशन में। ठीक है, रियल टाइम एप्लीकेशन में क्या क्या है, जैसे हम लोग जैसे बात करते हैं कंट्रोल कम्युनिकेशन, जैसे भी इंटरनेट पे आ जाएगा तो कंट्रोल कम्युनिकेशन में जो है रियल टाइम में जो है डेटा अवेलेबल होनी चाहिए। www जो है वर्ल्ड वाइड वेब और ये सब जो है FTP जो है वो सब क्या है आपको डेटा टेक्स्ट फॉर्म में रहता है, वो अगर आया डिले हुआ तो भी उससे आपको थोड़ा एनोयंस होगा लेकिन उससे आपका कुछ इतना लूज नहीं करोगे। लेकिन जैसे अगर आपके पास अगर फ़ोन कॉल है और वो इसके इंटरनेट के ऊपर IP के थ्रू चलता है तो आपको रियल टाइम में डेटा मिलना चाहिए और वो जो है मेजर जो है जो करता है वो है लेटेंसी एस्पेक्ट। तो लेटेंसी जो है लो होना चाहिए इसके IP फोन्स के लिए और वीडियो कॉल्स के लिए VCs के लिए। कभी कभी आपने देखा होगा VCs जो है कि हैंग हो जाती है या आवाज़ बराबर नहीं आता है या पिक्चर जो है गड़बड़ हो जाता है, तो ये तब होता है जब उसकी लेटेंसी बढ़ जाती है। लेटेंसी जो है 1 मिली सेकंड से बढ़ के 10 मिली सेकंड्स हो गई, 100 हो गई, 2000 हो गई और फाइनली जो है 2000 या 4 डिजिट के बाद जब 5 डिजिट में जाता है तो उसको बोलते हैं रिक्वेस्ट टाइम आउट। रिक्वेस्ट टाइम आउट का मतलब ये है कि पैकेट लॉस होना शुरू हो गया। अच्छा पैकेट, व्हाट इज पैकेट? पैकेट जो है वो डेटा के जो बंडल करके जो ग्रुपिज्म करके जो भेजा जाता है उनको पैकेट बोलते हैं। तो जो पैकेट लॉस जब होता है तब जो है आपको इस तरह का एक्सपीरियंस होगा कि भाई आपको स्पीच बराबर नहीं आ रहा है, वीडियो बराबर नहीं आ रहा है, वीडियो हैंग हो रहा है, ठीक है, या जो पिक्चर आ रही है वो गार्बल्ड आ रही है, वो थोड़ा मॉर्फिंग जैसा जो है जैसे घोस्ट जैसे इमेजेस लगती है। ठीक है, तो ये उसका इंडिकेशन है कि नेटवर्क में कहीं पे कंजेशन है, कंजेशन की वजह से जो है आपका जो है पैकेट लॉस है और पैकेट लॉस की वजह से जो है इस तरह का आपको परफॉर्मेंस मिलता है। अच्छा पैकेट लॉस का वजह कंजेशन का जो है रीज़न है कि आपका कोई एक जो लिंक है वो ओवरलोड हो रहा है। अच्छा लिंक ओवरलोड होने की वजह ये है कि क्योंकि उसका जो वो का मेन पाथ जो है वो किसी पाथ को प्रोटेक्शन में भी डेटा दे रहा है, क्योंकि कोई एक दूसरा मेन पाथ फेल हो गया और उसका प्रोटेक्शन ये पाथ से जा रहा है। रेलटेल जो है जनरली मेन पाथ एंड प्रोटेक्शन पाथ प्रोवाइड करता है, लेकिन जैसे अगर आपका मेन कट गया तो वो आपका डेटा जाएगा प्रोटेक्शन से। तो प्रोटेक्शन में क्योंकि ऑलरेडी कुछ सब्सक्रिप्शन तो दिए हुए होंगे एज अ मेन पाथ और ये जो एडिशनल जो डेटा है वो उसके लिए ओवरलोड कहलाया जाएगा और उसकी वजह से उसके पास अभी एक ही क्वेश्चन बचता है, या तो मेन को वो जस्टिस करे या प्रोटेक्शन पाथ वाले डेटा को करे। तो जनरली इनकी जो है सब पॉलिसी ऑफ सर्विसेज रहती है उसके हिसाब से कुछ कुछ पैकेट जो है ड्रॉप किए जाते हैं। जैसे ही ड्रॉप होते हैं तो वो जो है लेटेंसी में रिजल्ट होते हैं और पैकेट लॉस इसमें मिलते हैं जब हम लोग टेस्ट करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे वो किस तरह से टेस्टिंग होती है। इंटरनेट के बारे में और आगे बताएंगे। इंटरनेट इज इंटरनल नेटवर्क बेस्ड ऑन इंटरनेट टेक्नोलॉजी। ऊपर जो हम लोगों ने देखा कि वो जो है TCP/IP प्रोटोकॉल पे चलता है, तो जो लोकल नेटवर्क बेस्ड ऑन TCP/IP नेटवर्क इज कॉल्ड इंट्रानेट। टेलनेट इज एग्जांपल ऑफ इंट्रानेट। अदर एग्जांपल्स आर जो है UPS भी है, पॉइस भी है, PRS, ये सब जो है इंट्रानेट। इंटरनेट इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और जब कनेक्ट होता है तो उसका फर्स्ट जो डिवाइस होता है वो फायरवॉल होता है। फायरवॉल के बारे में आगे देखेंगे। अभी ये जो है DSL जो है इंटरनेट पे कैसे कनेक्ट किया जाता है या इंटरनेट आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं उसके लिए है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। एसिमेट्रिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका जो ट्रांस और रिसीव के जो डेटा है उसके रेट्स अलग अलग है। ट्रांसमिट रेट जो है वो 800 किलो अपलिंक जैसे बताया ना, इसमें अपलिंक जो है 640 kbps है और डाउनलोड जो होता है वो 8 mbps। ठीक है, तो इसकी वजह से ये जो है ऐसे चला जाता है। ये एक्चुअली पुराना मॉडल है जिसमें कि जो है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता था कि ज़्यादातर जो है ट्रैफिक जो है वो डाउनलोड में रहता था।
इसकी वजह से ये टेक्नोलॉजी उस वक्त काफ़ी पॉपुलर थी और चल रही थी। अभी उस तरह से नहीं चलता है। अभी जो हो गया है वो आपको अपलिंक में भी आपको ज़्यादा चाहिए। अपलिंक का मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज व्हाट्सएप से अगर आप फाइल भेजते हो या ई ऑफिस से फाइल भेजते हो, या कोई सपोज बड़ी फाइल आपने भेज दी, टेंडर की फाइल जो है, जो सपोज आपकी 300 MB की फाइल है, अभी वो फाइल भेजने का है, तो इसका मतलब है आपको अपलिंक का भी इतना बैंडविड्थ चाहिए। तो उस केस में DSL जो है आपको इनसफिशिएंट प्रूव होता है। और उसका जो अभी सॉल्यूशन जो है फाइबराइजेशन। फाइबराइजेशन जो है, फाइबराइजेशन में एक दो टेक्नोलॉजीज है जो कि या तो L2 स्विच के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए या जिपॉन के थ्रू कीजिए। तो जहाँ यूज़र है या यूज़र की ऑफिस है वहाँ तक अगर फाइबर आ गया तो ये सब प्रॉब्लम निकल जाते हैं। या तो फाइबर कोई बिल्डिंग तक लेके आइए और बिल्डिंग के अंदर कॉपर जो है इथरनेट नेटवर्किंग के थ्रू उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, तो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन ये प्रॉब्लम जो है पुराने मॉडल की वजह से है और ग्रेजुअली उसको जो है रिप्लेस कर देने चाहिए। DSL टेक्नोलॉजी है, DSL की इक्विवेलेंट जो फाइबर वर्ल्ड में जो टेक्नोलॉजी है उसको कहा जाता है जिपॉन। जिपॉन और DSL का मॉडल मोरलेस सेम है, एक ही जो है बैंडविड्थ लेके वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। नहीं आएगा हेलो, हाँ और लंबा है ना, करेंगे हाँ, कुछ किसी को कुछ कहना चाहते हैं? नाली से फिर यूं करेगा ना। अच्छा, एक और टर्म आता है लीज लाइन एंड परमानेंट वर्चुअल लाइन। लीज लाइन जो है ये जनरली टर्म यूज होता था जैसे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से हम लोग सर्किट्स हायर करते थे। जब सर्किट्स हायर करते थे तो उसको कहा जाता था लीज लाइन। उसमें वो लोग कॉपर या कोएक्सियल केबल के थ्रू जो है लाइन प्रोवाइड करते थे। परमानेंट वर्चुअल कनेक्शन जो है वो है इसके ऊपर आता है, MPLS के ऊपर या ATM के ऊपर आता था, या X.25 नेटवर्क्स के ऊपर जो है PVC सर्किट जो है वो प्रोवाइड की जाती थी। PVC और लीज लाइन जो है फिजिकल टाइप के लाइन्स है, और PVC लाइन जो या वर्चुअल जो है वो जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है कि वो जो है ऑलरेडी जो नेटवर्क सेटअप है उसके ऊपर सिर्फ जो है प्रोग्रामिंग कंफिगरेशन करके उसको स्टेब्लिश किया जाता है। और उसके फिजिकल में जो है PVC जो सर्किट्स है उसके जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो इंटरकनेक्टिविटी होती है वो प्योरली फाइबर के ऊपर होती है, और राउटर्स के ऊपर वो टर्मिनेटेड होता है या L3 स्विचेस के ऊपर टर्मिनेटेड होता है। एनकैप्सुलेशन और जो है ये उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। तो लावत पड़ा प्रोटोकॉल चेंज होता है TCP/IP। ठीक है, थोड़ा मॉडेम्स के बारे में बताएंगे। मॉडेम्स जो है ये भी यूज होते थे जब जो है एनालॉग मीडिया यूज होता था, क्योंकि डेटा जो है वो डेटा को कैरी करने के लिए मॉड्यूलेशन की जरूरत होती थी सेंडिंग एंड पे, और रिसीविंग एंड पे उसको डीमॉड्यूलेट करना पड़ता था। और उसकी वजह से जो है मॉडेम्स यूज किए जाते थे। हेमंत परमार कौन है ये? हेमंत परमार की तरफ से वॉइस है सर। उनका माइक है हेमंत परमार। लो वॉइस है सर, लो वॉइस है। 500 में भी नहीं आवे ना। मिस्टर हेमंत आप अपना माइक बंद कर देंगे? सीरियल नंबर 31 मिस्टर हेमंत परमार। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, मॉडेम्स जो है वो जनरली पहले यूज होते थे वैन कनेक्टिविटी के लिए। अच्छा, वैन कनेक्टिविटी पहले किस तरह की होती थी? पहले जो है जैसे सर्विस प्रोवाइडर MPLS का भी मैं बता दूं तो MPLS जो है का जो पॉप होता था वो दूर होता था। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अहमदाबाद में, तो अहमदाबाद में उसका जो पॉप एक जगह पे होगा और रेलनेट का हब जो है कहीं और होगा। तो बीच में जो है कॉपर केबल होती है, तो कॉपर केबल के थ्रू जो है ये मॉडेम्स यूज होते थे बैंडविड्थ कैरी करने के लिए। जो कि अभी स्लोली स्लोली आर्किटेक्चर चेंज होता जा रहा है। आर्किटेक्चर चेंज में दो चीज़ हो रही है। एक तो जो उसका पॉप जो है बहुत ही नज़दीक आ रहा है, और जो जहाँ रेलनेट के हब है वहाँ पे उनका भी पॉप रहता है, को लोकेटेड पॉप बोलते हैं। और दूसरा एक डेवलपमेंट हो रहा है कि कॉपर की जगह पे अभी फाइबर यूज हो रहा है। तो फाइबर से क्या है, फाइबर के मॉडेम्स अलग होते हैं, उसको मीडिया कन्वर्टर्स बोलते हैं। अच्छा, मॉडेम्स का लिमिटेशन क्या है? मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन में जो है
इसका जो बैंडविड्थ जो वो कैटर कर पाता है वो ज़्यादा नहीं कर पाता है, 30-40 Mbps से ज़्यादा जो है मॉडेम्स कैरी नहीं कर पाता है। और जो बैंडविड्थ की जो रिक्वायरमेंट है वो अभी जो है 100 से लेके 1000 Mbps हो चुकी है। कोई भी एक डिवीज़न में आप देखेंगे, सभी डिवीज़न में एवरेजली जो है 500 Mbps का डाउनलिंक अपलिंक लिंक आता है रेलटेल का, जो कि फिर सभी ऑफिसेज में और सभी सब डिविजनल में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू। तो ये मॉडेम्स का है, ये उसके मॉड्यूलेशन टेक्निक्स और ये सब बताया हुआ है। मॉडेम्स का जस्ट फुल फॉर्म और जो है या टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन वही इंपॉर्टेंट है। और अगर इसका शॉर्ट नोट आ गया है तो ये सब उसमें लिख सकते हो, उसका जो है मॉड्यूलेशन टेक्निक किसके लिए यूज होता है, ठीक है। अच्छा, मॉडेम टाइप में क्या होता है? मॉडेम टाइप्स जो है वो दो तरीके के मॉडेम थे, V.35 एंड G703। G703 जो है सर आवाज स्लो आ रही है। आवाज स्लो हो गया। G7 अभी बराबर है? हेलो, हाँ अच्छी है सर। यस ओके सर, आवाज क्लियर है सर। क्लियर है ना? हाँ सर। अच्छा, मॉडेम्स जो है दो तरीके के जो यूज हो रहे हैं इंडियन रेलवे, V.35 एंड G703। G703 का एडवांटेज ये है कि वो डायरेक्ट E1 से जो है 4 वायर आते हैं, 2 ट्रांस के और 2 रिसीव के, डायरेक्ट टर्मिनेट हो जाते हैं इसमें। अच्छा, यहाँ जो लोकल लूप जो बताया हुआ है, ये जो है लोकल लूप जो है ये है कॉपर केबल, ठीक है। कॉपर केबल जो है जनरली जो है PIGF होती है, ट्विस्टेड पैर के ऊपर जो है या तो दो पैर, एक पैर पे जाएगा या दो पैर पे जाएगा। V.35 अगेन यहाँ पे जो है ये जो मॉडेम जो है ये कनेक्टर जो है पूरे 35 पिन का, 34 या 35 पिन का कनेक्टर आता है, बॉक्स टाइप कनेक्टर। यहाँ पे जो है सिंपली उसका जो है 4 वायर आते हैं, ये सिर्फ 4 वायर रहते हैं और यहाँ 35 पिन का कनेक्टर रहता है। G703 जो है ये क्रॉस कनेक्शन, ये SDH कहते हैं, जहाँ क्रॉस कनेक्शन जो लिखा हुआ है ये है जनरली SDH। ये लोकल लूप जो है ये कॉपर केबल है, और ये M1 जो डिवाइस है वो जो है डेटा डिवाइस बोलता है, वो कहा जाता है उसको। या तो वो राउटर हो सकता है या कोई स्विच हो सकता है, L3 स्विच पे भी टर्मिनेट होते हैं और राउटर्स पे भी होते हैं। आगे बढ़ेंगे उसमें। मॉडेम का जो है जो राउटर साइड जो है उसको DT साइड कहा जाता है, और जो कम्युनिकेशन साइड में जो उसको DC कहा जाता है, ठीक है। इसमें दोबारा देखेंगे कि DT कौन सा हुआ और DC कौन सा हुआ। ये जो M1 जो है ये जो इंटरफेस है उसको DT कहा जाता है, और ये जो इंटरफेस है उसको DC कहा जाता है। V.35 में भी इस इंटरफेस को DC कहा जाएगा, इसको DC कहा जाएगा, और ये भी इसका DC ही रहेगा। इसको खैर ये DT भी कह सकते हैं, लेकिन इंटरचेंजेबली दोनों यूज होते हैं। पर्टिकुलर इसमें ये V.35 में इंपॉर्टेंट रहता है, ये जो है DT रहेगा और ये DC रहेगा। इधर वही लिखा हुआ है V.35 इंटरफेस में जो है, जो राउटर साइड है या जो डेटा इक्विपमेंट साइड है वो DT साइड है। स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग हम लोग स्किप करेंगे क्योंकि अभी ये यूज़ नहीं हो रहा है। ये पहले यूज़ होता था PRS में, जहाँ पे जो है मल्टीपल जो है काउंटर्स के जो डेटा जो है उसको मल्टीप्लेक्स करके एक ही चैनल पे लिया जाता है। टर्मिनल सर्वर इंपॉर्टेंट है। टर्मिनल सर्वर अभी भी यूज़ हो रहा है। टर्मिनल सर्वर जो है वो यूज़ होता है पर्टिकुलरली PRS में। टर्मिनल सर्वर जो है वो कन्वर्ट करता है इथरनेट टू सीरियल पोर्ट। PRS जो है पुराने मॉडल पे चल रहा है, भी इसका सीरियल पोर्ट पे चलता रहा, 9 पोर्ट सीरियल, और उसका जो डेटा रेट भी रहता है 9.6 kbps या 19.2 kbps एसिंग। तो वो जो है उसको टर्मिनल सर्वर उसको कन्वर्ट करके देता है। इथरनेट पे जो है वो हाई स्पीड थोड़ा रहता है, इथरनेट पे वो लोग हाई स्पीड डेटा मंगवा के और टर्मिनल सर्वर जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। टर्मिनल सर्वर का जो एक साइड जो कनेक्टिविटी होती है वो इथरनेट रहती है, और दूसरी साइड उसका जो है सीरियल पोर्ट्स रहते हैं। सीरियल पोर्ट्स में जैसे 8 पोर्ट का टर्मिनल सर्वर हो गया, 16 का हो गया, तो 8 या 16 जो है PRS टर्मिनल कनेक्ट कर सकते हैं एक ही इथरनेट कनेक्शन लेके।
इथरनेट कनेक्शन फिर उसको मिलेगा या तो लैंड एक्सटेंडर के थ्रू मिलेगा या राउटर वहाँ कनेक्टेड होगा तो राउटर के थ्रू मिलेगा। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि मीडिया कन्वर्टर, लैंड एक्सटेंडर या मॉडेम जो है ये जरूरी है लास्ट माइल कनेक्टिविटी करने के लिए। एमपीएलएस या रेलटेल का जो पॉप एक लोकेशन पे होता है और रेलवे के जो यूटीएस, टीआरएस, बुकिंग ऑफिस, वॉइस के टर्मिनल्स, रेलनेट के हब्स या रेलनेट के पॉप्स, ये सब जो है कुछ डिस्टेंस पे होते हैं। वो डिस्टेंस कैरी करने के लिए 3 तरह की टेक्नोलॉजी है। एक टेक्नोलॉजी ऊपर जो देखा V.35 और G703 मॉडेम पेयर्स के थ्रू होती है। दूसरा होती है लैंड एक्सटेंडर के थ्रू, जो भी मॉडेम वो भी मॉडेम्स ही है। और तीसरा होता है मीडिया कन्वर्टर। मीडिया कन्वर्टर जो है वो चलते हैं OFC के ऊपर, ठीक है। और उसके एक साइड OFC कनेक्ट होता है, दूसरे साइड जो है इथरनेट कनेक्शन होता है। वो आगे देखेंगे इसमें डिटेल्स में क्लियरली लिखा हुआ है, जो इलेक्ट्रिकल को जो है ऑप्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है एंड वाइस वर्सा। लैंड एक्सटेंडर जो है 3 टेक्नोलॉजी जो है लास्ट माइल कनेक्टिविटी की, उसमें लैंड एक्सटेंडर भी है। लैंड एक्सटेंडर और मीडिया कन्वर्टर में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि मीडिया कन्वर्टर का जो केबल साइड कनेक्शन रहता है या डीसी जिसको बोलते हैं वो रहता है ऑप्टिकल फाइबर केबल, और लैंड एक्सटेंडर का जो डीसी साइड है वो है कॉपर केबल, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लैंड एक्सटेंडर का जो लिमिटेशन है वो एक तो जो है 5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जा सकता, और 5 किलोमीटर में भी वो सिर्फ 2 Mbps देता है। अगर 2 Mbps से ज़्यादा चाहिए तो आपको मल्टीपल कैप्स लगानी पड़ती है और हायर टाइप का जो है लैंड एक्सटेंडर परचेस करना पड़ता है। अच्छा, RDSO के जो स्पेसिफिकेशन पे हैं वो सिर्फ 2 Mbps के लैंड एक्सटेंडर ये है, हायर रेट के लैंड एक्सटेंडर अभी तक RDSO में आए नहीं। जो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस और 2 Mbps का ये इसकी लिमिटेशन है। ये लैंड एक्सटेंडर जो है इसके लिए UTN और UTS के लिए या PRS के लिए ठीक हो जाता है, क्योंकि उधर ज़्यादा डेटा नहीं होता है, सिर्फ टिकटिंग का टेक्स्ट डेटा जाता है। लेकिन रेलनेट के लिए जो है लैंड एक्सटेंडर जो है अभी इनसफिशिएंट हो रहा है, और उसकी वजह से जो है उसको मीडिया कन्वर्टर या फाइबर के ऊपर कन्वर्ट किया जा रहा है। साथ में ये सर प्रोविज़न भी देते हैं। अच्छा, एक रिक्वायरमेंट आती है नेटवर्किंग्स में कि तो कनेक्टिविटी तो आ गई, लेकिन कनेक्टिविटी के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो है वहाँ एक हब या स्विच लगाना पड़ता है। कुछ लैंड एक्सटेंडर्स जो है वो ऑलरेडी जो है कुछ 2 पोर्ट, 4 पोर्ट या 8 पोर्ट जो है में ऑलरेडी प्रोविज़न रहता है। ये इसका आर्किटेक्चर है। लैंड एक्सटेंडर जो है लैंड को एक्सटेंड करने के लिए भी यूज हो सकता है, और वैन कनेक्टिविटी के लिए। वैन कनेक्टिविटी खैर यहाँ पे नहीं बताया हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो नेटवर्क को एक्सटेंड करने के लिए है। कोई एक जगह पे अगर नेटवर्क अवेलेबल है और दूसरी जगह पे नेटवर्क चाहिए रिमोट लोकेशन के ऊपर, और बीच में जो है कॉपर केबल है, तो कॉपर केबल के ऊपर डेटा को ले जाने के लिए लैन एक्सटेंडर यूज कर सकते हैं। का वो टाइप बताया कि उसको बैक टू बैक कनेक्ट करते हैं। डोमेन नेम सिस्टम के बारे में बात करेंगे। डीएनएस जो है, डीएनएस एक्चुअली इंटरनेट का एक अहम अंग है। अहम अंग इसके लिए क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि TCP/IP ना, TCP/IP में TCP जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है वो एज ए पोर्ट लेयर 4 का पोर्ट देता है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सर्विस जो है वो पोर्ट असाइन किया जाता है। जैसे टेलनेट का जो है वो पोर्ट नंबर 23 है, FTP का 21 है, ठीक है। WWW का 80 पोर्ट है, और उसके नीचे रहता है IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। IP एड्रेस जो है 4 बाइट का रहेगा, और उसके ऊपर जो है पूरा राउटिंग और वो सब निर्भर करता है IP एड्रेस के ऊपर। और एंड टू एंड जो है रीचेबिलिटी होनी चाहिए, तभी जो है क्लाइंट की रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुंचेगी और सर्वर फिर क्लाइंट को प्रोवाइड कर पाएगा। लेकिन जो जनरल वर्ल्ड है वो IP एड्रेस को उसके साथ कोई लेना देना नहीं है।
जनरल वर्ल्ड जो है सिर्फ इंग्लिश तरीके के जो है टर्म्स याद रखती है, जैसे नेटफ्लिक्स। तो नेटफ्लिक्स जो है वो टर्म सबको याद है, लेकिन नेटफ्लिक्स का आईपी एड्रेस किसी को नहीं रहता है। लेकिन जो कनेक्टिविटी और आर्किटेक्चर है वो पूरा आईपी एड्रेस बेस्ड है। तो आईपी एड्रेस और इनके जो नाम्स है या इंग्लिश लाइक वर्ड्स है उसके बीच में जो वो जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वो है डोमेन नेम सिस्टम। तो डोमेन नेम सिस्टम जो है इज अ मैकेनिज्म जो ट्रांसलेट करता है होस्ट नेम टू आईपी एड्रेस। ठीक है, आप जितनी बार भी आप रिक्वेस्ट करेंगे या सर्वर जो है जितनी बार भी उसको रिक्वेस्ट करेगा वो हर बार जो है डीएनएस को नेम को वो रिजोल्व करेगा आईपी एड्रेस में, और आईपी के थ्रू ही पूरा राउटिंग होता है और फाइनली वो पाथ फाइंड करके उधर सर्वर सर्विस जो है क्लाइंट तक पहुंचती है। थोड़ा आर्किटेक्चर दिया हुआ है डीएनएस का। ठीक है, किस तरह से थोड़ा वर्क करता है ये देख लेंगे। ये जो क्लाइंट जो है, क्लाइंट पहले भेजेगा व्हाट इज द आईपी एड्रेस ऑफ yahoo.com। yahoo.com डीएनएस उसको जो है आईपी एड्रेस भेजेगा। yahoo.com कहीं दूरी है, अलग ही जगह पे है, डीएनएस कहीं अलग जगह पे है। डीएनएस उसको बताएगा कि भाई याहू की आईपी एड्रेस जो है 210 समथिंग है, और क्लाइंट फिर वापस वही 210 को भेज के याहू तक पहुंचेगा। ठीक है, तो ये जो है एप्लीकेशन ऑफ डीएनएस सर्वर है। प्रॉक्सी सर्वर आजकल इतने यूज नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। प्रॉक्सी सर्वर जो है उसी ज़माने में फेमस है जब जो है क्लाउड आर्किटेक्चर आया नहीं था, पॉप्स इतने बड़े नहीं थे। अभी जो है अभी के आर्किटेक्चर में हर स्टेशन पे जो है रेलनेट का पॉप्स होने की संभावना है। ऑलमोस्ट 40-50% स्टेशन पे रेलटेल के पॉप्स तो पहुंच चुके हैं। क्लाउड में भी अगर देखा जाए तो क्लाउड भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटीज़ में पहुंच चुके हैं सभी सर्विस प्रोवाइडर्स के। ये प्रॉक्सी सर्वर पहले यूज़ होता था क्योंकि जो कनेक्शंस या जो है नेटवर्किंग इस तरह की होती थी कि उसमें जो है क्लाइंट्स का बहुत ही दूर दूर रहते थे और एक ही कनेक्शन आता था सर्विस प्रोवाइडर से और उसको जो है शेयर करना पड़ता था। तो प्रॉक्सी सर्वर मेनली यूज़ होता था शेयरिंग के लिए। ठीक है, प्रॉक्सी सर्वर में फिर या तो आप डायल अप कनेक्शन यूज़ कर सकते हैं या फिर उसका खुद का नेटवर्क बना सकते हैं। तो प्रॉक्सी सर्वर पे जो है वैन लिंक लेके जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उधर से बैंडविड्थ ली जाती है। और प्रॉक्सी सर्वर के 2-3 एडवांटेजेस है। एक तो जो है वो एक ही कनेक्शन जो है सब में डिस्ट्रीब्यूट करता है, कनेक्शन शेयरिंग के लिए बोलते हैं। दूसरा है उसमें जो है कैशिंग होता है। कैशिंग से क्या है कि बैंडविड्थ का सेविंग होता है। किस तरह से होता है कि सपोज सब लोग जो है अगर कोई एक साइट है वो ज़्यादा उसको विजिट कर रहे हैं तो उसका डेटा जो है वो प्रॉक्सी सर्वर जो है उसमें सेव कर लेगा। तो अगर उसके बाद अगर किसी की रिक्वेस्ट आए तो वो अपने जो सेव्ड कैश है उसमें से जो है वो फुलफिल करेगा। उस तरह से जो है वो अपलिंक का बैंडविड्थ सेव करेगा और जो कि बैंडविड्थ फिर जो है दूसरे सर्विसेज के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो और आगे बढ़ेंगे। प्रॉक्सी सर्वर का आर्किटेक्चर बताया हुआ है। प्रॉक्सी सर्वर का एक और एडवांटेज है कि आपके जो इंटरनल आईपी एड्रेसेस है वो हिडन रहते हैं। जैसे इधर बताया हुआ है कि 10.6.1.20 जो है ये जो है प्राइवेट आईपी एड्रेस कही जाती है या इंटरनेट आईपी एड्रेस कही जाती है। प्रॉक्सी सर्वर में जो है डायरेक्ट इंटरनेट आईपी एड्रेस जैसे है इधर ये पॉइंट पे जो है पब्लिक आईपी एड्रेस को टर्मिनेट कर सकते हैं। अच्छा, ये इस वजह से किया जाता है। ये पुराने आर्किटेक्चर में इसलिए था क्योंकि जो पब्लिक आईपी एड्रेसेस थी जैसे ये 176 और ये सब जो है ये इस तरह की आईपी एड्रेस अभी भी लिमिटेड है, पहले भी लिमिटेड थी, लेकिन पहले इस तरह का आर्किटेक्चर यूज किया जाता था कि जो इंटरनेट है उसको प्राइवेट आईपी एड्रेस देके और राउटिंग जो या इंटरनेट के ऊपर जो है वो पब्लिक आईपी एड्रेस ही चलती है, इंटरनेट आईपी एड्रेस चलती है। तो इंटरनेट आईपी एड्रेस इस परचेज की उसमें कॉस्ट फैक्टर एसोसिएटेड रहता है, उसको परचेज करनी पड़ती है, उसे जो है रेंटल पे करना पड़ता है। अगर सपोज कोई एक डिवीजन में सपोज 2000 कनेक्शन है या 3000 कनेक्शन है तो 3000 के लिए 3000 पब्लिक आईपी लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। उसी जगह पे जो है एक ही पब्लिक आईपी दी जाती है और वो एक ही पब्लिक आईपी से बाकी 3000 कनेक्शन उसको जो है शेयर किए जाते हैं और वो शेयरिंग जो है
ये प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू होता था। अभी जो है वो अभी शेयरिंग जो है वो नेटिंग के थ्रू होता है। वो अगर इसमें अगर इंक्लूडेड होगा तो देख लेंगे, अदरवाइज थोड़ा उसका डिस्क्रिप्शन में बाद में देंगे। प्रॉक्सी सर्वर के जो है एडवांटेज है वो ये है कि पब्लिक आईपी में सेविंग करता है, बैंडविड्थ से सेविंग करता है कैशिंग करके, और कनेक्शन शेयरिंग करता है। सिक्योरिटी भी देता है, कुछ हद तक वो जो है सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर सकता है। इधर लिखा हुआ है सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड कैशिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का मतलब ये है, एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो थोड़ा टर्म दूसरी तरह से लिया हुआ है। टाइप ऑफ सर्विसेज जो है वो उसमें रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज कुछ ग्रुप्स को जो है वो कुछ साइट्स देने की है और कुछ कुछ साइट्स नहीं लेने की है। जैसे सपोज कुछ पोर्नोग्राफिक साइट्स वो बैन करने की है कॉर्पोरेट में, तो वो जो है इसे प्रॉक्सी सर्वर से उसको बैन किया जाता था पहले। अभी अभी जो है बैनिंग जो है वो जो है उसका मॉडल चेंज हो गया, वो फायरवॉल के थ्रू होते हैं और वो रेलटेल अभी करती है। लाइन ड्राइवर जो है वो सिमिलर टू वो मॉडर्न ही है। पोर्ट को जो है वो एक्सटेंड करने के लिए, जैसे सीरियल पोर्ट है, सीरियल पोर्ट को एक्सटेंड एट अ डिस्टेंस करने का, तो उसके लिए लाइन ड्राइवर यूज होता है। सिमिलर टू मॉडर्न उसका फंक्शन रहता है। जो है ये यूटीएस का टर्म है, तो यूटीएस के लिए ही यूज होते हैं। डंप टर्मिनल्स जो है वो पहले यूज होते थे, पीआरएस में यूज होते थे। अभी भी है पीआरएस में, अभी भी यूज होते हैं, लेकिन अभी जो है थिन क्लाइंट भी आने लगे हैं पीआरएस में। लेकिन यूटीएस है वो प्योरली थिन क्लाइंट पे आ जाता है। अभी मैं बता दूं डंप टर्मिनल और पीआर इसमें थिन क्लाइंट में क्या डिफरेंस है। डंप टर्मिनल जो है वो जनरली में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा रहती नहीं है और सीरियल पोर्ट पे चलता है, और उसका जो सॉफ्टवेयर जो है वो सर्वर पे रहता है। ये सिर्फ जो है कमांड्स लेता है और वहाँ से जो टेक्स्ट आता है वो स्क्रीन पे शो करता है। अनलाइक थिन क्लाइंट में क्या है, उसकी खुद की ऑपरेटिंग सिस्टम रहती है और वो जो है वो हाई बैंडविड्थ चाहिए, इसलिए वो इथरनेट पे कनेक्ट रहते हैं। ये डंप टर्मिनल जो है वो सीरियल पोर्ट पे स्लोअर लिंक 9.6 kbps है या 2.4 kbps पे भी चल जाते हैं, क्योंकि डंप टर्मिनल से सिंपली जो है टेक्स्ट कमांड भेजेंगे और उसको मिलने वाला रिस्पॉन्स भी टेक्स्ट ही होता है। थिन क्लाइंट में जो है उसको जो है टेक्स्ट से ज़्यादा जो है कुछ और ग्राफिक्स या वो जो है वो भी उसको सर्वर साइड से मिलती है, जीयूआई इंटरफेस का फुल करने के लिए, आइकन्स और वो सब के लिए जो है। तो उसके लिए जो है बैंडविड्थ ज़्यादा चाहिए और उसके लिए जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसमें रहती है और उसका कनेक्शन भी इथरनेट रहता है। थिक क्लाइंट्स जो है वो तो कम्प्लीटली वो पीसी लाइक डेस्कटॉप ही रहता है उसमें। टीएस जो है नेटवर्क टर्मिनल वो की फायरवॉल के बारे में बात करेंगे। फायरवॉल जो है जनरली यूज होता है पब्लिक नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट करने के लिए। फायरवॉल का इंस्टॉलेशन हर डिवीजन में एक एक है, रेलटेल ने अभी प्रोवाइड किए हुए हैं। रेलनेट का मैं थोड़ा आर्किटेक्चर आपको बताना चाहूँगा। 7 लोकेशन वेस्टर्न रेलवे में जो है फायरवॉल लगे हुए हैं रेलटेल के, और वो 7 जो है अपलिंक पोर्ट्स है वेस्टर्न रेलवे में। 7 पोर्ट में 6 डिवीज़न है और एक जो है हेडक्वार्टर है। रेलटेल से जो बैंडविड्थ आती है वो पहले जो है फायरवॉल पे टर्मिनेट होती है और फायरवॉल से नीचे फिर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है डिवीज़न के अंदर, जहाँ हेडक्वार्टर में ऑफिस के अंदर और आसपास जो है कॉलोनीज में। फायरवॉल का मेन फंक्शन जो है वो सिक्योरिटी के लिए है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ कुछ साइट्स जो है इलीगल या इलेजिबल जो साइट्स है वो जो कि ब्लॉक करनी चाहिए, तो वो फायरवॉल के थ्रू होती है। पहले जो है वो प्रॉक्सी के थ्रू होता था, अभी वो फायरवॉल के थ्रू होता है। पॉलिसीज जो है ये पॉलिसीज पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज रहती है। लेकिन मेनली जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज ये फायरवॉल के थ्रू इम्प्लीमेंट होती है।
फायरवॉल का लिमिटेशन इसमें बताया हुआ है कि वो जो है इनसाइड इनसाइडर अटैक जो है उसमें वो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। तो वायरसेस रहते हैं, वायरसेस क्योंकि कोई भी पीसी पे जो वायरस रहता है और वो लोकल नेटवर्क पे अटैक करता है, उसके ऊपर फायरवॉल उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। फायरवॉल जो है वो प्रोटेक्ट करता है वैन से आने वाला जो है जो अटैक है लैन के साइड में वो प्रोपोगेट नहीं होने देते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क पर अटैक इस वजह से आते हैं क्योंकि जैसे पीसीज है, पीसीज में किसी ने पेन ड्राइव डाला और पेन ड्राइव में सपोज ऑलरेडी वायरस है, तो वो वायरस जो है पीसी में जाता है और पीसी के जरिए वो लोकल नेटवर्क पे जाता है। इस तरह के अटैक के ऊपर जो है फायरवॉल प्रोटेक्शन नहीं दे पाता है। प्रॉक्सी का कैशिंग फीचर के बारे में जो है बात किया हुआ, इसमें जो है अच्छा जो रिक्वेस्ट जो वेब वर्ल्ड वाइड वेब सर्विस जो बताई इंटरनेट के ऊपर, उसकी जो रिक्वेस्ट के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट जो है वो उसका जो ऑर्गेनाइजेशन जो मैटर है, वेब पेज पे जो मैटर जो डिस्प्ले होता है वो हाइपर टेक्स्ट कहा जाता है। हाइपर टेक्स्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें कुछ कुछ लिंक्स भी होते हैं। जैसे ही आप लिंक के ऊपर अगर आप रखोगे तो आपका पॉइंटर जो है वो हैंड में कन्वर्ट हो जाता है, वो शो करता है कि वो लिंक है। लिंक का मतलब ये है कि वो किसी और रिसोर्स को पॉइंट कर रहा है। वो रिसोर्स जो है इंटरनेट पे किसी और सर्वर पे है, जहाँ पेज के ऊपर जो है उसका सिर्फ यूआरएल दिखता है, लेकिन वो यूआरएल एक्चुअली किसी आईपी एड्रेस को पॉइंट करता है जो कि डीएनएस उसको देता है। तो फाइनली जो है ये सभी जो प्रक्रिया जो होती है, जो टेक्स्ट ट्रांसफर जो होता है वो होता है HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू। दूसरा एक प्रोटोकॉल रहता है HTTPS, वो जो है सिक्योर होता है। HTTP का जो है मैंने आपको जैसे बताया पोर्ट नंबर 80 है, TCP पोर्ट नंबर। आईपी एड्रेस जो है वो आपको पीसी तक पहुंचा देगा या सर्वर तक पहुंचा देगा, लेकिन पीसी के बाद कौन सी सर्विस आपको करनी चाहिए, तो वो सर्विस जो है वो डिसाइड करता है पोर्ट नंबर, टीसीपी पोर्ट नंबर के थ्रू। और वो जो है अगर 80 देंगे तो इसका मतलब है वो वेब के रिलेटेड पोर्ट है, HTTP के रिलेटेड पोर्ट है। अगर HTTP ऐसे है तो उसके लिए वो 443 पोर्ट नंबर यूज करते हैं। तो वो जो है पर्टिकुलर प्रोसेस जो पीसी में या सर्वर में जो पर्टिकुलर प्रोसेस है उसको दी जाती है कि भाई ये 443 के लिए आया तो ये प्रोसेस में जाएगा, अगर 80 के लिए आया है तो वो दूसरे प्रोसेस में जाएगा। प्रोसेस फिर जो है उसके हिसाब से उनको डील करती है। हैशिंग का बताया गया है कि next time when someone makes a request for the same web page, the PCs can fulfill the request out of the cache। यार अभी इतने प्रॉक्सी सर्वर यूज नहीं हो रहा है, अभी कैशिंग जो है कैशिंग अभी भी यूज हो रहा है। वो कैशिंग सर्वर्स आते हैं और CDNs आते हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स आते हैं, उसके मतलब प्रॉक्सी सर्वर का कैशिंग फीचर के लिए और थोड़े एडवांस वर्जन है। और क्लाउड में तो पूरा डेटा सेंटर में ये सभी जो है कैशिंग के लिए अलग अलग सर्विसेज होती है जो कि कंटेंट जो है रेप्लिकेट करती रहती है ताकि जो है नियरेस्ट उस लोकेशन से उसको कंटेंट मिले और उसको लेटेंसी जो है मिनिमम रहे। विल टेक 5 मिनट का ब्रेक लेंगे।
सुनील जी, आवाज आवाज आ रही है क्या? क्लास खत्म हो गई, चालू है अभी? पाँच मिनट का ब्रेक है। ब्रेक है, ठीक है, ठीक क्लास चालू है। है। थैंक यू, थैंक यू। तो शुरू करते हैं। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने मेंशन किया कि जो आईपी एड्रेस और जो ट्रैफिक जो है वो सर आवाज आपकी कम आती है सर। आवाज कम आ रही है। एक हाँ सर। सेकंड। अभी बराबर है? थोड़ी 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 improve हुई है सर, लेकिन ज्यादा अच्छी नहीं है सर अभी। ज़्यादा अच्छी नहीं, एक सेकंड। होल्ड कीजिए। हेलो, अभी आ रहा है मीना जी? हाँ सर, अभी अभी सर थोड़ी ठीक है। शुरू करें? अच्छा, ओवरऑल जो है इंटरनेट है या इंटरनेट है, दोनों यूज़ करते हैं टीसीपी आईपी, जिसमें कि जो है पैकेट है या डेटा जो है वो की जाती है क्लाइंट और सर्वर के बीच में, और वो कैरी होती है नेटवर्क के ऊपर। नेटवर्क का जो मेन कंपोनेंट है वो है राउटर। पूरा जो है पूरा नेटवर्क जो है, पूरा जो है ट्रैफिक के लिए जो है जिम्मेदार जो है वो राउटिंग है। राउटिंग प्रोसेस में जो है वो दो या तीन तरह की है। जो मेनली जो है रेलवेज में यूज होती है वो है ओएसपीएस, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ सर्कल जो है ये है ओएसपीएस।
OSPF फर्स्ट क्या क्या OSPF की क्या बताई आपने फुल फॉर्म? ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। फॉइस जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट वीक में मेरा एक लेक्चर है, उसमें फॉइस एंड यूपीएस है, ये उसमें कवर कर लेंगे। अच्छा, एक और कनेक्टिविटी के बारे में मैं बताना चाहूँगा। जैसे मैंने आपको बताया है, पहले जो है 3 तरीके की कनेक्टिविटी है। कॉपर के ऊपर 2 तरीके की है, मॉडेम के ऊपर और लैंड एक्सटेंड के थ्रू, और तीसरी कनेक्टिविटी है फाइबर के थ्रू मीडिया कन्वर्टर के ऊपर। ठीक है, एक और कनेक्टिविटी है सैटेलाइट के थ्रू है, जिसको बोलते हैं वीसैट, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। वीसैट में क्या होता है, जो सैटेलाइट है वो ट्रांसरिसीव करता है टर्मिनल के साथ, और एक सेकंड, कई आर्किटेक्चर बताया हुआ है। जैसे रिमोट स्टेशन पे जो है वो टर्मिनल पे वीसैट लगा हुआ रहता है, और नेटवर्क कनेक्शन भी उसी टर्मिनल के थ्रू इसको पीसी लाइट टर्मिनल को दिया जाता है। वीसैट कम्युनिकेट करेगा सैटेलाइट के थ्रू, और सैटेलाइट जो है फिर वापस उसको जो है एक मेन हब रहता है दिल्ली में, उसको हब को देगा। हब जो है उसके बाद जो है वो नेटवर्क को, उधर भी नेटवर्क रहता है यूपीएस का नेटवर्क, उसमें वो दे देता है। तो ये चौथे तरीके की कनेक्टिविटी है, जो 3 पहले बताए इसके अलावा। ये आर्किटेक्चर इसमें दिखाया गया है। ये सैटेलाइट है, और यहाँ से जो, जैसे ये रिमोट ऑफिस है, यहाँ से जो ये का वीसैट टर्मिनल है। वीसैट टर्मिनल सैटेलाइट के थ्रू जो है, जो वीसैट का हब है वहाँ पे देगा। वीसैट हब फिर वापस वही जो है नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट कर देगा। ये पॉइंट का है, इसको फिर नेक्स्ट उसमें देखेंगे। रेडलाइट का देख लेंगे इसमें जो सर आवाज कम आ रही है। रेलनेट का इसमें देख लेंगे। मेन जो है रेलनेट, जैसे ये MPLS VPN है, MPLS VPN जो है ये रहता है रेलटेल के पार्ट में। ठीक है, और रेलनेट के जो IP एड्रेसेस यूज़ किए हैं वो 10 सीरीज वाले यूज़ किए हैं, प्राइवेट IP एड्रेसेस। ये सभी जो लोकेशंस है वो रेलवे के लोकेशंस रहते हैं, जैसे डिविजनल या हेडक्वार्टर वाले। उसके बाद जो है वो इधर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है स्विचेस के थ्रू, और आगे जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ तो इथरनेट के थ्रू दी जाएगी विद इन द बिल्डिंग। अगर डिस्टेंस पे है तो कॉपर केबल के थ्रू, लैंड एक्सटेंडर या मॉडेम के थ्रू आगे बढ़ाई जाएगी, या हाई स्पीड चाहिए या ज़्यादा डिस्टेंस पे चाहिए तो फाइबर के थ्रू, मीडिया कन्वर्टर के थ्रू आगे बढ़ाई जाएगी। MPLS जो है मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग है। MPLS मेनली जो है रेलटेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है। रेलवे जो है MPLS का पोर्ट लेती है, और रेलनेट VPN जो है वो भी MPLS पे चल रहा है। MPLS के बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, फुल फॉर्म जरूर होना चाहिए MPLS, और MPLS से बैंडविड्थ मिलती है ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका आर्किटेक्चर MPLS है, रेलटेल। ट्रैफिक इंजीनियरिंग रहता है, ये थोड़ा जानना जरूरी है वर्किंग के लिए भी, और अदरवाइज एग्जाम में अगर
आने का चांस तो कम है ट्रैफिक इंजीनियरिंग का। लेकिन जैसे पहले मैंने आपको बताया कि जब उनका प्रोटेक्शन पाथ के ऊपर डेटा चलता है, मेन पाथ अगर कट जाता है, तब जो है ट्रैफिक इंजीनियरिंग का जो है इम्पोर्टेंस आ जाता है। उसमें क्या होता है ट्रैफिक इंजीनियरिंग में, जो कुछ जो पैकेट जो है, जो सर्विसेज जो है उसका वो ड्रॉप करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका जो बैंडविड्थ है वो तो फिक्स है, मेन पाथ के लिए फिक्स है। अभी प्रोटेक्शन पाथ का जो है डेटा अभी मेन पाथ से जा रहा है किसी और मेन पाथ से, तो उसमें जो है कुछ कुछ सर्विसेज के पैकेज जो है ट्रैफिक यूज करके या QoS एप्लीकेशन करके, क्वालिटी ऑफ सर्विस यूज करके उसको ड्रॉप किया जाता है। बस ये वर्किंग के लिए इम्पोर्टेंट है। और वो ये डिप्स अवेयर और ट्रैफिक इंजीनियरिंग या क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है, ये सब टेक्निकल टर्म है जो कि रिटेल के रिलेटेड है। रेलवे खैर वो यूज़ नहीं करती है, लेकिन रेलवे को असर जरूर होता है, क्योंकि जब पैकेट लॉस आता है तब मेन रीज़न यही होता है उसका, ट्रैफिक इंजीनियरिंग। सर आवाज कम आ रही है प्लीज। आवाज़ कम आ रही है, यस सर, आवाज कम आ रही है। आवाज़ कम हो गया, अच्छा। हेलो 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 हेलो, अभी 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 इम्प्रूव हुआ है? नहीं नहीं हुआ, नहीं एक हुआ सर। आवाज तो बराबर ही आ रहा है। आप लोग देखो ना, लोकल कुछ इशू है क्या? बराबर आ रहा सर हमको। मुझे तो बराबर लग रहा है आवाज। आवाज़ सर बराबर है। आपका आवाज बराबर है सर, कुछ लोकल इशू होगा उधर। अच्छा ठीक है, ठीक है देख लेता हूँ। ठीक 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 ओके। कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, राउट मैंने जैसे पहले बताया था, OSPF के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। OSPF जो यूज़ हो रहा है इसमें UTS में यूज़ हो रहा है, ठीक है। और रेलनेट में कोई राउटिंग यूज़ नहीं हो रहा है। रेलनेट में जो राउटिंग जो यूज़ किया जा रहा है वो रेलटेल का राउटिंग यूज़ किया जा रहा है MPLS में। रेलनेट में सिर्फ VPN दिया जाता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और UTS में जो है राउटिंग रेलवे में यूज़ हो रहा है। वॉइस में भी राउटिंग जो है रेलवे में यूज़ हो रहा है। अच्छा, वेस्टर्न रेलवे में जो UTS है उसका OSPF का इंचार्ज भी वेस्टर्न रेलवे ही है। और वॉइस में जो राउटिंग है उसका इंचार्ज क्रिस है। और रेलनेट में जो राउटिंग है उसका इंचार्ज है रेलटेल। ठीक है, बस इतना थोड़ा आपको जानकारी के लिए है। एग्जाम में तो किस तरह से अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो कह नहीं सकते, लेकिन ये जानकारी होनी जरूर चाहिए। ये इस तरह के जो प्रोटोकॉल है EBGP, एक्सटीरियर बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल जो है, ये एक्चुअली रेलटेल यूज़ करता है अपलिंक सर्विस प्रोवाइडर के साथ। रेलवे को उससे साथ कोई लेना देना नहीं है। रेलवे जो है सिर्फ VPN ले लेती है। एक VPN रेलनेट VPN ले लिया और वो उसी को यूज़ करती है। उसका रख रखाव के लिए EBGP और ये सब जरूर यूज़ होते हैं, MPLS यूज़ होते हैं, लेकिन वो रेलटेल के पास में है। VPN का देखेंगे, VPN किस तरह से है। VPN जो है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है, जनरली क्या होता है आपने देखा होगा कि रेलनेट, वॉइस एंड UTS जो है अलग अलग नेटवर्क है। तीनों के जो है मीडिया अलग है, चैनल्स अलग ली जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, राउटर्स अलग है, इक्विपमेंट्स अलग है। VPN जो है उसी जगह पे जो है एक ही राउटर में से आपको तीन सर्विस दे सकती है। वो इस तरह से दे सकती है कि वो सभी सर्विसेज जो है 3 VPN बनाने पड़ेंगे उसमें, MPLS रेलटेल के MPLS में। एक रेलनेट का रहेगा, एक UTS का रहेगा और एक वॉइस का रहेगा। वो ये एडवांटेज देगा कि यहाँ पे जो राउटिंग का जो आर्किटेक्चर, राउटिंग के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब निकल जाएगा और कॉमन राउटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो रेलटेल का है वो यूज होगा। खैर अभी उसके ऊपर कोई पॉलिसी हुई नहीं है। अभी की पॉलिसी के हिसाब से जो है राउटिंग आर्किटेक्चर सेपरेट रखा गया है। UTS का जो वेस्टर्न रेलवे खुद मेंटेन करती है और खुद का आर्किटेक्चर है। VPN नहीं यूज हो रहा है। VPN सिर्फ जो है रेलनेट में यूज हो रहा है। और वॉइस में भी रेलटेल का VPN यूज नहीं हो रहा है। वॉइस का भी जो है खुद का नेटवर्क रेलवेज का है और वेस्टर्न रेलवे का भी है। लेकिन रेलनेट में जरूर जो है MPLS का VPN जो है यूज हो रहा है।
बेनिफिट्स में जाएंगे नहीं, उसमें ज़्यादा वो डिटेल में हो जाएगा। नेटवर्क डिज़ाइन जो है ये भी रिडंडेंसी के बारे में मैं बता देता हूँ। अच्छा, रिडंडेंसी कहिए या प्रोटेक्शन कहिए, ये सब इंटरचेंजेबल टर्म्स है। जैसे कंट्रोल में देखिए, कंट्रोल जब फेल होता है तो उसको पैचिंग करके दूसरे इवन पे लिया जाता है ताकि जो है वो चलता रहे। वो जो पैचिंग है वो मैन्युअली करनी पड़ती है, क्योंकि इवन या टीडीएम टेक्नोलॉजी जो है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्नोलॉजी, पुरानी टेक्नोलॉजी में जो है ऑटोमेटिक स्विचिंग जो है सिर्फ एसडीएच में हुआ करता था। एसडीएच में भी आपको एक ही पाथ डिफाइन करना पड़ता है। वो पाथ भी अगर आपका कट गया या वो पाथ में डिग्रेडेशन है या एरर्स आ रहे हैं तो आप जो है फिर तीसरा पाथ नहीं ले सकते हैं। उसके ऊपर जो है राउटिंग ने जो है वो फैसिलिटी दे दी कि कितने भी पाथ है अगर आपके पास है, वो सब पाथ जो एक के बाद वो कोशिश करके जो पाथ के थ्रू वो पहुंच सकता है वो पैकेट को पहुंचा देगा। तो राउटिंग का वो एडवांटेज है टीडीएम के ऊपर, टीडीएम टेक्नोलॉजी के ऊपर। टीडीएम टेक्नोलॉजी में जो है आपको पाथ प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन राउटिंग में जो है पाथ प्रोटेक्शन ऑटोमेटिकली मिल जाता है राउटिंग प्रोसेस के थ्रू। रिडंडेंसी जो है वो वही कॉन्सेप्ट है। राउटिंग में, राउटिंग आर्किटेक्चर से जो है वो मैश नेटवर्क बनाया जाता है, जिसकी वजह से राउटर जो है खुद ही जो है वो पाथ रिडंडेंसी दे देता है। ये उसके एडवांटेज में जस्ट आप लिख सकते हैं, एमपीएलएस का एडवांटेज या राउटिंग का एडवांटेज जो है ओवर टीडीएम। रिडंडेंसी, डिवाइस का रिडंडेंसी भी कह सकते हैं। डिवाइस के रिडंडेंसी में जैसे पूरा जो है डुप्लीकेट होता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, जैसे जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस ऑफ फेलियर जो है वो अगर अचीव करने का है तो उसमें जो है इक्विपमेंट सभी डुप्लीकेट होने चाहिए। एक मेन होना चाहिए, हर एक इक्विपमेंट मेन होना चाहिए, हर एक इक्विपमेंट का उसका स्टैंड बाय होना चाहिए। पूरा नेटवर्क जो है मेन एंड स्टैंड बाय और इस तरह से वायर्ड होना चाहिए ताकि जो है अगर एक डिवाइस फेल होता है तो डेटा जो है दूसरे डिवाइस के थ्रू फ्लो होना चाहिए। स्विचिंग जो है ऑटोमेटिक होना चाहिए दोनों डिवाइस के बीच में। एक है स्विचिंग और एक है डुप्लीकेसी और डिज़ाइन ऑफ द नेटवर्क। तो ये इस तरह से जो है, ये जो क्रॉस जो है ये उसके लिए बनाया जाता है। ये स्विचेज है, ये एक स्विच है, ये एक स्विच है जिसके को एक्सेस स्विच बोलते हैं। ये एक्सेस स्विच है, इसको लिंक को एक्सेस लिंक बोलते हैं। एक्सेस लिंक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जो क्लाइंट एक्सेस करता है, और ये एक्सेस स्विच जो फिर कनेक्ट की जाती है वो है डिस्ट्रीब्यूशन स्विच बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच भी बोलते हैं या कोर स्विच भी बोल सकते हैं। तो इस तरह का जो है क्रॉस कर दिया जाता है कि अगर ये फेल हुआ तो ट्रैफिक जो है इधर से इधर चला जाएगा, ये फेल हुआ तो ट्रैफिक जो इधर से डायरेक्ट इधर चला जाएगा। क्लाइंट को जो है हर बार जो है मिलता रहेगा वो सर्विस। ये रेलवे बोर्ड का जो है गाइडलाइंस है रेलनेट के आर्किटेक्चर के लिए। तो जो है ये L3 स्विच होती है। अच्छा, मैं अभी थोड़ा इसके बारे में बताना चाहूँगा। L3 स्विच जो है और राउटर जो है दोनों सेम है फंक्शन में। सिर्फ L3 स्विच में जो है जो स्विचिंग होती है वो हार्डवेयर में होती है, और राउटर में जो है स्विचिंग हार्डवेयर के अलावा सॉफ्टवेयर में भी बहुत सारी होती है। L3 स्विच में जो है आपको नंबर ऑफ पोर्ट्स ज़्यादा मिलेंगे, फाइबर पोर्ट्स जनरली रहता है। एयरटेल जो बैंडविड्थ देता है वो एक फाइबर पोर्ट आपको दे देगा एसडीएच में से, लेकिन आपका जैसे डिवीज़न में है, डिवीज़न में बहुत सारे आपके लोकेशन है जो कि फाइबर के थ्रू कनेक्टेड है। तो इतने सारे फाइबर पोर्ट लाने के लिए एक और एग्रीगेट स्विच लगाना पड़ता है, जिसका अपलिंक जो है रेलटेल के स्विच में कनेक्ट किया जाता है। रेलटेल भी इसी तरह से दो दो डिवाइस लगाएगा, L3 स्विच लगाएगा, और नीचे जो L2 जो है ये सभी रेलवे के रहते हैं। जैसे इधर चर्चगेट में अगर बात करेंगे तो चर्चगेट में इस तरह के L2 जो है करीब 4 L2 चर्चगेट में भी लगे हुए हैं, और ये L3 जो है ये एयरटेल के लगे हुए हैं। यहाँ L3 के ऊपर राउटर भी रहते हैं, और राउटर के ऊपर फायरवॉल रहता है, या फायरवॉल कभी कभी बीच में भी लगाते हैं।
अच्छा, L3 का एडवांटेज ये है, L3 जो है वीलेंस क्रिएट कर सकता है, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जैसे हम लोगों ने पहले बताया था, अभी ये वीलेन इसलिए क्रिएट करना पड़ता है क्योंकि थोड़ा सेगमेंट करने के लिए, जैसे कोई एक डिपार्टमेंट है, उसमें से सपोज कोई ट्रैफिक आता है जो कि दूसरे डिपार्टमेंट को अफेक्ट नहीं करे, तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसको वर्चुअल नेटवर्क बनाया जाता है। वर्चुअल नेटवर्क में जो है सिर्फ आईपी एड्रेस स्कीम अलग हो जाती है। जैसे कोई एक डिपार्टमेंट का एक आईपी एड्रेस पूल है, वही आईपी एड्रेस पूल है दूसरे डिपार्टमेंट में यूज़ नहीं होता है, उसको अलग से पूल दिया जाता है, और वो जो है सेपरेशन जो होता है वो वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू होता है। और वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो क्रिएट होता है, वो L3 में यूज़ होता है। और एक्सेस पॉइंट जो क्लाइंट्स जो कनेक्ट होते हैं वो एक्सेस स्विच के थ्रू कनेक्ट होते हैं, और उसका जो राउटिंग प्रोसेस होता है वो L3 स्विच में होता है। L3 स्विच का इम्पोर्टेंस इसके लिए ही है कि नंबर वन, वो एक तो नंबर ऑफ फाइबर पोर्ट्स देता है, वीलैन क्रिएट करने का फैसिलिटी देता है, और उसका जो स्विचिंग फास्ट है क्योंकि उसका जो स्विचिंग जो है वो हार्डवेयर में होता है। थ्रूपुट ज़्यादा रहता है क्योंकि स्विचिंग उसका हार्डवेयर में होता है। ये उसके L3 के एडवांटेज है। L2 जो है वो थोड़ा स्ट्रिप डाउन वर्जन है स्विच का, उसमें राउटिंग नहीं होता है, लेकिन ये फाइबर टर्मिनेशन, फाइबर पोर्ट्स और इथरनेट पोर्ट्स या कॉपर पोर्ट्स वो सब देता है, जिससे कि क्लाइंट जो है उसमें टर्मिनेट कर सकते हैं। L2 का जो है स्विचिंग कैपेसिटी L3 से थोड़ा कम होता है। विलेन जैसे मैंने बताया था आगे, जो है ट्रैफिक सेग्रीगेट करता है। जनरली एक विलेन में 50 से 70 पीसी रखे जाते हैं। CRRP भी एक प्रोटोकॉल है जो कि दो स्विचेस के बीच में जो है स्विच ओवर का काम करता है। वर्चुअल रूट रिलेवेंस प्रोटोकॉल है, पर वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए। रिडंडेंसी जो है देने के लिए, जैसे मैंने आपको ऊपर एक क्रॉस बताया था, दूसरा एक फॉर्मेशन है OFC रिंग। OFC रिंग में क्या होता है कि सभी जो स्विचेज हैं वो सर्कुलरली कनेक्ट कर दिए जाते हैं, ताकि अगर कोई भी एक सेगमेंट में अगर कट आता है तो उसको दूसरी साइड से मिल जाता है। तो यूटीपी एक इधर नया टर्म है। यूटीपी जो है यूनिट ट्विस्टेड पेयर है, कैटेगरी 6 केबल। ये केबल जो है, ये इसको इथरनेट केबल भी बोला जाता है। पर जैसे मैं जो देखा था कि क्लाइंट क्लाइंट जो है इसमें स्विच के थ्रू कनेक्ट होता है, तो ये जो सेगमेंट है, ये जो केबल है, ये जो केबल है वो है यूटीपी केबल है। यूटीपी केबल जो है ट्विस्टेड पेयर केबल, कैटेगरी 6 केबल अभी यूज हो रही है, नेटवर्क केबल का भी कहा जाता है। L3 स्विच को गेटवे स्विच भी कहा जाता है। जो ये एक नया टर्म आया है, ये जो है पावर ऑन इथरनेट है। पावर ऑन इथरनेट कहाँ पे यूज होता है, पर्टिकुलरली जैसे आजकल ये आईटी फोन्स आ रहे हैं, तो अनलाइक पहले वाले फ़ोन जो है जिसको POT बोलते हैं, प्लेन ओल्ड टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, जो कि प्रियदर्शनी नाम दिया गया था इंदिरा गांधी के टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट को। वो इंस्ट्रूमेंट में जो है सप्लाई जो है, उसको चलाने के लिए जो DC सप्लाई है वो जाता था एक्शन से ही। और अभी के जो नेटवर्क में जो है वो क्योंकि एक्सचेंज अभी रहा नहीं, अभी वो स्विच पे टर्मिनेट होता है, तो वो फैसिलिटी स्विच में दी जाती है पावर ऑन इथरनेट के थ्रू। वही डेटा केबल के ऊपर ही पावर जाता है, और उसके लिए स्विच में जो है प्रोविज़न होना चाहिए PoE का, PoE पोर्ट होना चाहिए। और जो एंड डिवाइस है जैसे टेलीफोन है या क्या है, वो भी जो है PoE इनेबल होना चाहिए, तो उसको अलग से पावर देने की ज़रूरत नहीं है। मेंस पावर और वो जो है एडेप्टर, उसकी ज़रूरत नहीं है।
स्पैनिंग ट्री का थोड़ा मेंशन कर देंगे, फुल फॉर्म आ सकता है इसका। स्पैनिंग ट्री का जो है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो है, जब लोकल एरिया नेटवर्क का वायरिंग करते हैं या उसको जो है मेंटेन करते हैं, कभी कभी एक पॉइंट आता है कि उसमें कभी कभी लूप हो जाता है, जैसे मालूम नहीं चलता है, बहुत सारे जम्बलिंग है, तो कौन सा वायर कहाँ पे कनेक्ट हो गया, और फाइनली जो है वो उसकी वजह से वो लूप बन जाता है। लूप को डिटेक्ट करने के लिए जो है ये स्पैनिंग की प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। स्पैनिंग की प्रोटोकॉल लूप के अलावा एक और एडवांटेज देता है कि अगर आपके पास दो लिंक है और आपको ऑटोमेटिक स्विच ओवर चाहिए कि भाई एक लिंक फेल हो गया और दूसरा लिंक चाहिए, तो आप किसी एक स्विच में HTTP इनेबल कर दीजिए। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल बता दूं, करीब 2010 में या क्या है, रतलाम डिवीजन में एक वॉइस का एक स्टेशन था, जिसके में जो है एक वायर्ड नेटवर्क था और एक वायरलेस नेटवर्क था, इथरनेट रेडियो। तो इथरनेट रेडियो और उसका जो है वायर्ड नेटवर्क के बीच में जो है स्विच ओवर करने का था, तो स्विच में जो है HTTP इनेबल कर दिया गया था। तो उससे क्या होता था, जैसे ही अगर वो लिंक फेल होता था तो अपने आप दूसरे लिंक पे चला जाता था, HTTP अपने आप कर देता था। अच्छा, दोनों को कभी वो ऑन नहीं रखेगा, किसी एक को ही ऑन रखेगा, तो उससे वो ऑटोमेशन मिल गया और मैं जो है स्टाफ रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और सर्विसेज जो है पूरी मिलती थी। अदरवाइज क्या होता था, फेलियर के टाइम पे स्टाफ को डिटेक्ट करना पड़ता था कि फेल हुआ, या सर्विस जो यूज़ करता है वो जब कंप्लेंट करेगा तब मालूम चलेगा कि भाई फेल हुआ। और फिर मेंटेनेंस स्टाफ को स्पेशली या तो उन्हें डिप्यूट करना पड़ता था या मेंटेनेंस स्टाफ को बुलाया जाता था घर से, फिर वो जो है उसको जाके ठीक करता था। तो ऐसा कोई किया गया था उसको। ये ठीक है, दो डिवाइस होता है, ये रेलनेट का सेटअप है। MPLS से जो है ये राउटर या L3 स्विच रहेंगे और ये L2 स्विच रहेंगे, और उसके नीचे जो है ये सभी डिवाइसेस कनेक्टेड। अच्छा, मैंने उधर एक तो टर्म मेंशन किया था प्रॉक्सी सर्वर के साथ, नेटिंग, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो तक मैंने मेंशन किया था क्योंकि इंटरनेट जो है वो पब्लिक आईपी पे चलता है या इंटरनेट आईपी एड्रेस पे चलता है, और इंट्रानेट जो है वो प्राइवेट आईपी एड्रेस स्कीम पे चलता है। तो प्राइवेट आईपी एड्रेस और पब्लिक आईपी एड्रेस पे जो ट्रांसलेशन होता है वो या तो प्रॉक्सी करता है या नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन जो है डिवाइस करता है, जिसको कैरियर ग्रेड बोलते हैं। कैरियर ग्रेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट कैरियर पे कम्युनिकेट होता है। MPLS और रेलटेल के जो नेटिंग डिवाइसेज है वो 3 जगह पे है, दिल्ली, मुंबई एंड सिकंदराबाद में, और वो हाई अवेलेबिलिटी मोड में रहते हैं। अगर एक फेल हो गया तो दूसरा अपने आप उसमें रिकवर कर लेता है। आर्किटेक्चर में ऐसे रहते हैं, ऑल यूजर्स ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम इंटरनेट फॉर इंटरनेट फ्रॉम रेलवे राउटर्स टू रेलटेल राउटर्स विल बी सेंड टू नियरेस्ट नेटिंग गेटवे। नेटिंग गेटवे विल ट्रांसलेट railway private address into internet routable public IP address। इंटरनेट राउटेबल क्योंकि ये जो राउटिंग जो इंटरनेट पे चलता है वो पब्लिक आईपी एड्रेस यूज करता है, और जो इंटरनेट पे चलता है वो प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज करता है। नेटिंग जो है कुछ और भी सर्विसेज देता है, जैसे फायरवॉल का काम भी करता है, URL फिल्टरिंग करता है, वेब प्रॉक्सी करेगा, और जो ट्रैफिक जो भी इधर से एक्सेस कर रहे हैं कोई भी जो भी आईपी एड्रेस है वो आईपी एड्रेस के नाम से वो जो है वो उसमें लॉगिन भी करता रहेगा कि भाई किसने क्या सर्व किया।
ये टेलनेट का आर्किटेक्चर है। टेलनेट के आर्किटेक्चर में जैसे टेलटेल से MPLS से जो है बैंडविड्थ लिया है, ये राउटर पे टर्मिनेट होता है। ये राउटर भी अभी जो है रेलटेल के पार्ट में है, ये L3 स्विच भी रेलटेल के पार्ट में है। और उसके बाद जो ये IP डिस्लैम, अभी ये डिस्लैम जो है वो 2010 में लगाए हुए थे, अभी तो ये पुराने हो चुके हैं और टेक्नोलॉजी भी पुरानी है। अभी इसकी जगह पे या तो जीपॉन आया है या पूरे फाइबर के थ्रू जो है CPS के थ्रू डायरेक्ट टर्मिनेट होने चाहिए। जीपॉन और डिस्लैम दोनों जो शेयर्ड मीडिया टेक्नोलॉजी है, क्योंकि आपका बैंडविड्थ जो है शेयर्ड होती है सभी डिवाइसेज में। अनलाइक जो है जो स्विचेज है, स्विचेज आपको जो है फुल बैंडविड्थ दे देती है जितनी उसकी कैपेसिटी होती है। अगर वो गीगाबिट स्विच और आपका गीगाबिट पोर्ट है तो पूरा गीगाबिट मिल जाएगा आपको। अनलाइक डिस्लैम क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि उसका जो है अपलिंक 640 या 800 किलोबाइट kbps में होता है और डाउनलिंक जो है जैसा ऊपर मेंशन किया होता है 8 Mbps। और उसके जगह पे जो स्विचेज होती है ऑप्टिकल फाइबर स्विच, वो डायरेक्टली जो है गीगाबिट का पोर्ट रहता है और गीगाबिट देने की क्षमता रखती है। TRS नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सर TRS है वो नेक्स्ट लेक्चर में। ये एक और नोट है। जैसे जैसे यस सर, हाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सर। यस सर, यस सर। ठीक है, थोड़ा ये साबरमती का जो है नोट्स उसके ऊपर भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। और डेटा कम्युनिकेशन में मेन जो है जो कंपोनेंट्स है, ट्रांसमीटर, रिसीवर, मीडिया, इंफॉर्मेशन एंड प्रोटोकॉल, वो उसके मेन कंपोनेंट्स हैं डेटा कम्युनिकेशन के। मेन जो है जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पहले कन्वर्ट किया जाता है ASCII में या यूनिकोड में। अगर इमेज है तो उसके पिक्सल में किया जाता है। स्पीच अगर है तो उसको कोडेक के थ्रू जो है उसको भी डेटा में किया जाता है। और वीडियो को भी जो है कोडेक के थ्रू उसमें किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है उसके जो भेजने वाला फॉर्मेट है उसके लिए। क्लाइंट सर्वर मैंने जैसे इरीसेट वाले नोट्स में मेंशन किया था, सर्वर के बारे में दिया हुआ है। अच्छा, एक इधर दिया हुआ है OSI, जो कि इरीसेट वाले में नोट्स में नहीं था। ये जो है 7 लेयर जो रहते हैं, फिजिकल लेयर जो है वो डील करता है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं, फिजिकल मीडिया। डेटा लिंक लेयर जो है, फिजिकल मीडिया जो है वो जो भी सिग्नल है या जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डेटा में कन्वर्ट कर लेता है। ये डेटा को जो है नियरेस्ट जो है डिवाइस है उसको कैरी करता है, वो है डेटा लिंक लेयर। जैसे क्लाइंट से लेके नियरेस्ट स्विच तक वहाँ पे जो है डेटा लिंक लेयर रहेगा। उसके ऊपर जो है फिर नेटवर्क लेयर आता है, जैसे राउटर्स जो है वो आपस में राउटिंग करके जो है जो पैकेट्स है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे बेस्ड ऑन द IP एड्रेस। और वो जो फ्रेम रहता है या प्रोटोकॉल में जो रहता है उसमें ट्रांसपोर्ट लेयर का पोर्ट नंबर लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे बताया गया है TCP और UDP। उसके जो है पोर्ट्स में नंबर मेंशन किए जाते हैं, जैसे www के लिए बताया था 80 नंबर। तो अगर 80 नंबर उसमें मेंशन किया है तो वो www की जो प्रोसेस होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको हैंड ओवर करता है। फिर उसके हिसाब से वो जो है ब्राउजर के ऊपर यहाँ डिस्प्ले करता है, वो काम करता है सेशन लेयर। और प्रेजेंटेशन जो है उसको
उसके टाइप के हिसाब से उसको प्रेजेंट करता है। जैसे जेपीजी, जेपीजी जो है वो इमेज फॉर्मेट है, वेव जो है वो ऑडियो फॉर्मेट है, या MP3 जो है वो फॉर्मेट है। तो प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो उसको प्रॉपर वे में जो है वो प्रेजेंट करता है यूजर यूजेबल फॉर्मेट के लिए। एप्लीकेशन लेयर जो है उसको, एप्लीकेशन जो है जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई भी मीडिया प्लेयर, ऑडियो प्लेयर है या वीडियो प्लेयर है, तो वो सभी एप्लीकेशन हैं, वो अपने जो है टेलनेट, FTP, MS फाइल्स या वेब ब्राउज़र जो है उसके हिसाब से उसको यूज़र के लिए प्रेजेंट करेगी, यूज़र के साथ इंटरेक्शन के लिए जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस देगी। डेटा जैसे ही यूज़र अगर कुछ भी क्लिक करता है तो वो जो है रिक्वेस्ट जो है नीचे वाले लेयर प्रेजेंटेशन और सेशन के थ्रू भेजेगी, और ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क और डेटा ये जो है वो नेटवर्क के पार्ट है। सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर जो है ये PC के अंदर या क्लाइंट के लेयर है, क्लाइंट के मशीन में रहते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर जो है वो नेटवर्क के पार्ट है, और फिजिकल लेयर नीचे। फर्स्ट 4 जो है वो नेटवर्क के रिलेटेड सभी पोर्ट है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज है डेटा नेटवर्क में। जैसे जो है बस टोपोलॉजी है, तो उसमें क्या है सभी जो है कनेक्टेड रहते हैं। बस टोपोलॉजी जो है थोड़ा ये समझने के लिए है, फिजिकल टोपोलॉजी थोड़ी डिफरेंट होती है। बस टोपोलॉजी अगर इस तरह से जो है अचीव करने के लिए पहले होता था, जैसे इलेक्ट्रिकल का जैसे पूरा टैपिंग कर लेते कहीं से भी, तो उस तरह से नेटवर्किंग में नहीं है। बस टोपोलॉजी नेटवर्किंग में अचीव करने के लिए जहाँ ये टैपिंग है वहाँ पे एक्चुअली कोई डिवाइस होता है, जैसे हब है या स्विच है, तो ये उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि इस तरह से वो समझने के लिए है, लेकिन एक्चुअल फिजिकली जो होता है वो डिफरेंट होता है। रिंग जो है, रिंग जो है जो दिखता है उसी तरह से कनेक्ट होता है, लेकिन रिंग आजकल यूज नहीं होता है, पहले यूज हुआ करता था। बाद में जो है इथरनेट यहाँ जो है स्विच वाला आर्किटेक्चर उसने जो है वो डोमिनेट कर गया, और लास्ट 25-30 ईयर्स से यही पॉपुलर है। 25-30 साल पहले जरूर ये जो है रिंग टोपोलॉजी यूज होती थी, कॉपर के लिए भी यूज होती थी और फाइबर के लिए भी यूज होती थी। फाइबर के लिए जो यूज होती थी उसको FDDI बोलते थे, और इसको जो कॉपर के लिए जो यूज होती थी उसको टोकन रिंग कहा जाता था। टोपोलॉजी जब हब और स्विच में जो से जो कनेक्ट करते हैं, तो ये जो स्टार टोपोलॉजी है वो एक्चुअली वायरिंग की टोपोलॉजी है, और ऊपर जो बस टोपोलॉजी देखा वो उसका वर्किंग के लिए टोपोलॉजी है। मीन्स वर्किंग उस तरह से बस के हिसाब से होता है, और वायरिंग जो है स्टार के हिसाब से दूसरा होता है। मैश होता है, मैश एक्चुअली जो है, मैश भी जो है ये समझने के लिए ठीक है, क्योंकि इस तरह से कभी फिजिकल कनेक्शन नहीं होते हैं। PC जो है कनेक्ट होता है वो स्विच में होता है, लेकिन अज्यूम करने के लिए या कल्पना करने के लिए कि यहाँ पे कोई भी डिवाइस किसी के साथ भी भेज सकता है, इसके लिए जो है इस तरह से उसको इमेजिन किया जाता है कि मैश इस तरह से मैश में कनेक्टेड है, सभी डिवाइस एक दूसरे के साथ इस तरह से कनेक्ट है और डेटा भेज सकते हैं। वायरिंग इस तरह से होती नहीं है, वायरिंग जो है स्टार में ही होती है, और लेकिन वर्किंग इस तरह से रहता है। ये लैन के बारे में। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वो पहले पॉपुलर था, अभी तो वो क्लाउड में ये सभी मर्ज हो गया है। वैन और लैन एक्चुअली वो भी सब थोड़े पुराने टर्म्स हैं, लेकिन अभी भी कह सकते हैं, क्योंकि जो यूज़र का जो नेटवर्क है उसको लैन कहा जाता है, और सर्विस प्रोवाइडर का जो नेटवर्क है उसको वैन कहा जाता है। IP v4 एड्रेस और IPv6 एड्रेस, जैसे मैंने बताया था 32 बिट इसका है, इसका 128 बिट है। रिलायंस में जो है 10 सीरीज वाले IP एड्रेस यूज होते हैं, जैसे वेस्टर्न रेलवे का वेब पेज है 10.3.2.55। इसका जो IPv6 का जो 128 बिट है, ये जनरली कोई याद नहीं रखता है, ये सब ऑटोमेटिक रहता है। IP एड्रेस सेंड भी ऑटोमेटिक होता है, और जनरली कोई उसको फिजिकली कोई डालता नहीं है। इसमें जरूर डालते थे,
जो IPv4 है उसमें जनरली मैनुअली सब डालते थे, जैसे हम लोग सर्च करते हैं वेब पेज, तो वेब पेज 10.3.2.5 लिखते हैं, और इसमें जनरली ऐसे कोई लिखता नहीं। इसमें फिर वो DNS कंपल्सरी हो जाता है IPv6 में। विदाउट DNS जो है, विदाउट DNS या विदाउट गेटवे जो है वो उसका यूजफुल नहीं है। IPv4 जरूर DNS के बगैर भी चल जाता है, और जो है विदाउट गेटवे तो भी चल जाता है। सबनेट जो है तो छोटे छोटे नेटवर्क्स में जो है ग्रुपिंग करने के लिए जो है प्रोसेस को जो है सबनेट कहा जाता है। जैसे एक बड़ा पूल मिल जाता है, जैसे 10 सीरीज वाला सपोज पूल मिला, तो उसमें सपोज 65,000 IP एड्रेसेस पॉसिबल है। तो 65,000 IP एड्रेसेस को एक ही ग्रुप में रखना या एक ही नेटवर्क में रखना एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि अगर एक भी पीस अगर तकलीफ दे रहा है तो सबको तकलीफ हो जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए VLAN क्रिएट की जाती है, और VLAN जब क्रिएट करते हैं तब IP एड्रेसेस अलग करनी पड़ती है, और जब अलग करते हैं मेन ग्रुप को, जब उसको डिवाइड करते हैं छोटे छोटे ग्रुप में, तो उसको सबनेट कहा जाता है, उसको सबनेटिंग कहा जाता है। उसमें जब जैसे 10 कॉमन होता है, जैसे 10.3 टैरगेट का पूल है, 10.34 मुंबई सेंट्रल का पूल है, 10.35 BRC का पूल है, 10.36 रेलनेट का जो है अहमदाबाद का पूल है। तो ये एक्चुअली सबनेटिंग किया गया है। 10 जो है मेन जो है रेलनेट इंटरनेट का पूल है। FTP का फुल फॉर्म जो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये भी एक जो सर्विस है, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया www या टेलनेट जो है, तो ये एक सर्विस है जिसके जरिए फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। सपोज 2 PC है, जैसे पहले होता था, अभी तो जैसे वो व्हाट्सअप और उसके थ्रू जो है फाइल ट्रांसफर हो जाती है कोई भी बड़ी। लेकिन आज से जैसे 20 साल पहले, 20 साल पहले अगर फाइल ट्रांसफर करने का होता था तो ये बड़ा वो इम्पोर्टेंट जरिया था FTP। FTP सर्वर जो है इंस्टॉल किए जाते थे मशीन्स के ऊपर, या उसके हाइपर टर्मिनल भी जो है वो फैसिलिटी देता था डायल अप में। उस वक्त क्या किया जाता था, जैसे जो है उसको कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए जाते थे, या तो डायल अप के थ्रू या नेटवर्क के थ्रू, और फिर FTP सर्विस रन की जाती थी, तो उसमें बड़ी फाइल जो है पूरी ट्रांसफ़र हो जाती थी। जैसे सपोज 800 MB, आज से 15-20 साल पहले की बात है। अभी तो खैर व्हाट्सअप और ये सभी जो सर्विसेज है वो बड़ी बड़ी फाइल अपने आप जो है सपोर्ट कर लेते हैं ट्रांसफ़र के लिए। HTTP जो है ये www के लिए, जैसे वेब ब्राउजिंग करते हैं तो वो हो जाता है, के लिए यूज होता है। POP3 जो है वो ईमेल का है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, ये ईमेल के लिए यूज होता है। UDP जो है, UDP जो है TCP का इक्विवेलेंट मींस पैरेलल प्रोटोकॉल है। TCP जो है थोड़ा सिस्टमेटिक और गारंटेड, और उसमें थोड़े मींस प्रोविजंस है TCP में, एक्नॉलेजमेंट है, सीक्वेंसिंग है, पैकेट नंबर देता है, और बिल्कुल मींस सिस्टमेटिक और गारंटेड डिलीवरी के लिए है। UDP जो है जस्ट सिंपल डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, वो चेक नहीं करेगा कि सामने वाले को मिला कि नहीं, वो उसको रिक्वेस्ट भी नहीं भेज पाएगा कि भाई ये नंबर का पैकेट मेरे को नहीं मिला। जबकि TCP वो सब जो है फैसिलिटी देता है। UDP इसलिए बनाया गया है ताकि ये सब जो चीज़ें करने में उसके ओवरहेड जाते हैं, और उसकी वजह से वो प्रोटोकॉल स्लो हो जाता है। तो ये सब फैसिलिटी कम करके जो है, जहाँ पे मालूम है कि ये, जैसे वीडियो देखो तो वीडियो में कोई ज़रूरत नहीं है, या गाने सुनते हैं या वीडियो देखते हैं, तो उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि भाई सामने वाले को पैकेट मिला कि नहीं। अगर नहीं मिला तो थोड़े टाइम के लिए उसका बंद हो जाएगा, बस इतना ही है। लेकिन अगर सपोज ये है, बात करते हैं या टेक्स्ट अगर भेजने की, तो उसको TCP में भेजना पड़ता है, ताकि उसका जो है इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। तो इंटीग्रिटी जहाँ पे मेंटेन रखने की, वहाँ पे जो है TCP यूज होता है। जहाँ पे ये सब चीज़ें इंटीग्रिटी और इतना रिक्वायर्ड नहीं है, तो वहाँ पे जो है सिंपल प्रोटोकॉल UDP यूज करते हैं। ये सब जो है उसके इथरनेट कार्ड है। ये इथरनेट कार्ड जो है PC में फिट हो जाता है, PC के जो है एक्सपांशन स्लॉट में, और ये जो है उसका पैच कोड है। ये जो है उसका इथरनेट पोर्ट है, RJ45 पोर्ट या RJ46 पोर्ट बोलते हैं। RJ45 ज़्यादा पॉपुलर है, लैन कार्ड जो है उसमें आता है ये, और ये उसका पैच कोड है। ये इसका जो है मेल
कनेक्टर RJ45 कनेक्टर बोलते हैं। और ये जो पैच कोड जो है ये UTP या HTTP पैच कोड है। ये सब इंटरनेट के अलग अलग प्रकार है, जिस तरह से वो स्पीड के हिसाब से जो इवॉल्व हुआ था। वो पहले जिस तरह से हुआ था 10 Mbps हुआ था, फिर 100 Mbps हुआ था, अभी 1 Gbps और 10 Gbps के भी इंटरनेट है। ये 10 बेस, इसको जो है टेक्निकल टर्म में 10 बेस 5, 10 बेस 2 ये सब टोकन रिंग के थे जो कि अभी यूज़ नहीं होते हैं। 10 बेस की UTP का जरूर यूज है। अभी है ना, टाइम है ना, 5 मिनट और है ना। सर आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही, कट कट के आ रही है। आवाज़ कट के आ रही है। जय कुमार बोल रहे हैं। आपका आवाज तो क्लियर है सर। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही सर। आवाज़ क्लियर है, बताएं। हाँ सर, आवाज आपकी क्लियर मिल रही है हम लोगों को। तो जरा देखिए ना आप दूसरे एंड पर। ठीक है, उसको कंटिन्यू करेंगे, है ना। अब तो क्लास खत्म हो गया। अभी तो 5 मिनट और है ना, 5-7 मिनट और है। यस सर। अभी ये देखिए, इसमें जो है UTP और HTTP जो है 100 मीटर जो है, ये इसका लिमिटेशन है। 100 मीटर से ज़्यादा जो है ये आप उससे ज़्यादा नहीं ले जा सकते। तो जहाँ पर भी 100 मीटर से ज़्यादा चाहिए तो वहाँ पे आपको या तो PIGF यूज़ करके लैंड स्टैंडर्ड यूज़ करने पड़ेंगे, या OFC जो है आप कितने भी किलोमीटर लेके जा सकते हैं बेस्ड ऑन द आपके एंड डिवाइस। अच्छा, इसमें अगर ये देखा जाए कि बैंडविड्थ कितना मिलता है, जैसे ऊपर बताया है कि अभी के स्टैंडर्ड के हिसाब से जो इथरनेट है वो गीगाबिट है। 10 गीगाबिट का अभी पोर्ट्स इतने पॉपुलर नहीं हुए। जो रेलवेज में है वो 1 गीगाबिट के है। MPLS के पास जो है, जो OFC के पोर्ट्स हैं वो 10 गीगाबिट के है। OFC के पोर्ट्स WDM, DWDM और उसमें जो है यूज़ करते हैं। ट्विस्टेड पेयर के बारे में दिया हुआ है, 4 पेयर रहती है उसमें, कलर कोडिंग और ये सब जो है। और 1 Gbps तक और 10 Gbps तक जो है वो कैपेबल है उसको कैरी करने की। कैटेगरी 6 बोलते हैं उसको, यूनिट ट्विस्टेड STP। RJ11 जो है वो टेलीफोन लाइन के कनेक्टर को RJ11 बोलते हैं, और इथरनेट वाला जो कनेक्टर है उसको RJ45 बोलते हैं। ये सिंगल पेयर होता है, ये 4 पेयर या 8 वायर का है। ये उसका सब दिया हुआ है। ये 25 पिन कनेक्टर पहले यूज़ होता था, अभी तो यूज़ नहीं होता है। V.30 का अभी खैर जरूर यूज़ होता है, लेकिन वो भी शायद बहुत ही जल्दी ऑब्सोलेट हो जाएगा। 34 पिन जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बॉक्स टाइप ये रहता है। 3703 जो है वो कोएक्सियल में भी आता है और RJ45 दोनों में आता है। या तो ये जो है 4 वायर इसमें यूज़ कीजिए या इसमें कोएक्सियल में यूज़ कीजिए, और वो 2 वायर पे भी चलता है कभी। ये जो है पुराने मॉडेम्स है, जो कि ये एनालॉग मॉडेम है। TRS में यूज़ होता है। V.35 मॉडेम का पहले ही वो जिक्र कर दिया है। ये जो स्विचेज एंड राउटर्स, ये जो है राउटर है, राउटर के ये फोटो है। UPS जनरली लगाया जाता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, रिलायबिलिटी इंप्रूव करने के लिए इन केस ऑफ पावर फेलियर। इस तरह के ये जो है स्विच है, स्विच में इस तरह से जो है लोकल कनेक्शन किए जाते हैं, और एक उसका जो है अपलिंक पोर्ट रहता है। ये जनरली जो है लोकल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेस स्विच कहलाई जाती है। ये उसके पोर्ट्स हैं। टर्मिनल सर्वर जैसे मैंने आपको पहले बताया है TRS का, क्योंकि वो जो है चलता है वो सीरियल पोर्ट पे चलता है। इथरनेट पोर्ट एक आता है, जैसे ये शायद इथरनेट पोर्ट होगा, ये या ये इथरनेट पोर्ट कनेक्ट करने के बाद जो है बाकी इसको जो है ये खोला जो है सीरियल पोर्ट मिलता है, जो कि डंप टर्मिनल में जाता है। लैंड एक्सटेंडर भी जो है उसका एक टाइप का
लोकल लास्ट माइल कनेक्टिविटी एक्सटेंड करने के लिए, जो कॉपर पे चलता है, जो पहले मैंने आपको मेंशन किए थे। अलग अलग कंपनी के डेक्स के है, सिग्नेट के है, CTC के है, ये सब फुल फॉर्म किए हुए PRS, UTS, UPN, रिजर्व टिकटिंग सिस्टम, यूनिफाइड टिकटिंग नेटवर्क, UTN हो गया। PRS और UTS का जो कंबाइंड एक नेटवर्क है उसको UTN कहा जाता है। डेटा जो है वो सेम UTN पे जाता है, राउटर तक जो है, राउटर के बाद आगे जो है टर्मिनल सर्वर लगा के उसको PRS टर्मिनल कनेक्ट किया जाता है। राउटर के बाद स्विच लगा के डायरेक्ट थिन क्लाइंट लगाते हैं तो वो UTS हो जाता है। सिर्फ जो लास्ट का जो टर्मिनल है उसमें थोड़ा डिफरेंस है, बाकी जो है कोर नेटवर्क उसका राउटर तक सेम है, राउटर और स्विच तक सेम है, स्विच से आगे थोड़ा चेंज हो जाता है। बाद में वॉइस और ये सब आगे देखेंगे। ये इसका जनरल आर्किटेक्चर रहता है रेलनेट का, वॉइस का भी इसी तरह से ही है। ये रेलनेट का जो है आर्किटेक्चर। रेलनेट अगर आता है तो इस तरह से आप बता सकते हो, मेन कंपोनेंट ये होना चाहिए राउटर, फायरवॉल, स्विच, अपलिंक कनेक्टिविटी, हब और ये क्लाइंट, और इधर आप सीधा जो है उसके MPLS का शो कर सकते हो, कनेक्टिविटी क्लाउड शो कर सकते हो। बाकी ये सब मेंटेनेंस के बारे में दिया हुआ है उससे जो है। ठीक है, थैंक यू। और कुछ अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। थैंक्स सर। थैंक्स। क्लोज करें फिर? जी सर, जी। ओके, थैंक यू। राइट, थैंक यू सर।